अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी खाली घर। लास्ट एपिसोड। अकबर मगरिब के वक्त अपने घर में दाखिल हुआ। उसने किसी से बात न की। वो सीधा अपने बेडरूम में चला गया और जूते उतार कर बेड पर धम से गिर पड़ा। जहन पर बोझ था, ख्यालात की अलगार थी। नीलम उसे टूटकर याद आ रही थी और अपनी बेबसी पर उसकी आंखों से आंसू जारी थे। जाने कितनी देर इसी कैफियत में गुजर गई। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। वो अपनी आंखों पर हाथ रख के लेटा था। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर आंखों से हटाया और उसके साथ ही बैठ गया। बेटे अकबर, साबरा ने धीरे से पुकारा। जी अम्मी। अंधेरे में क्यों लेटे हो? अम्मी, मेरे लिए अब क्या अंधेरा क्या उजाला, दोनों एक है। तुम मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, साबरा ने बड़ी मोहब्बत से कहा। फिर किससे करूं? इसीलिए कहती हूं शादी कर लो। अम्मी, मुझसे ऐसी बातें ना किया करें, अकबर ने नाराजगी से कहा। अच्छा उठो, तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। क्या मामला है? घर में इतनी लंबी रकम पड़ी है, तुम्हारे अब्बू कहते हैं उसका कुछ करना है। रकम? कैसी रकम? अकबर ने हैरत ज़दा होकर कहा। भूल गए? साबरा ने उठकर कमरे की लाइट चलाई और फिर वापस आकर अकबर के नजदीक बैठ गई। अकबर सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। अरे तुम्हें वो रकम याद नहीं? वो 25 लाख जो? अच्छा ठीक है, मुझे याद आ गया। अकबर ने साबरा को आगे न बोलने दिया। अम्मी, उन रुपयों को आग क्यों नहीं लगा देती? तुम इस मामले पर अपने अब्बू से बात कर लो। वो पैसे है कहाँ? सूटकेस में है और सूटकेस पेटी में पड़ा है और उसके ऊपर लिहाफ गद्दे रखे हुए हैं, साबरा ने बताया। अच्छा ठीक है, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ, आकर उस रकम का हिसाब किताब करता हूँ। ये कहकर अकबर बाथरूम में चला गया। बाथरूम में दाखिल होकर जब उसने दरवाजा बंद किया तो हस्बे मामूल उसकी नजर नीलम की लिखी तहरीर पर पड़ी। अकबर, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल ना जाना। ये तहरीर रोज बरोज धुंधलाती जा रही थी। इस तहरीर पर अकबर की जब भी नजर पड़ती उसका कलेजा मुंह को आने लगता। नीलम को इस घर से गए हुए 3 माह हो गए और वो उसके लिए अब तक कुछ न कर सका। ये बात तय थी कि नीलम जहां भी थी उस मकान में थी जो दरख्तों से घिरा हुआ था। वो मकान दोनों ने देखा था, जरगाम ने भी और दादा गफूर ने भी, और दोनों ही उस मकान के मोहल्ले वकू को तलाश करने की कोशिश में जहां बहक हो गए। ना जाने नीलम किस हाल में होगी। बेलाखिर एक दिन मौत से हमकनार हो जाएगी। नहीं नहीं, उसका वजूद शिद्दत से चीख उठा। नीलम मेरी है, उसे कुछ नहीं होगा। वो मुझे मिलकर रहेगी, मैं उसे ढूंढ लूंगा। मुंह हाथ धोकर वो कमरे से बाहर आया तो टीवी लाउंज में बाबर उसका मुंतजिर था। बाबर ने उसे देखते ही अपने पास बैठने को कहा। इधर आ जाओ अकबर। जी अब्बू। अकबर बाबर के बराबर बैठ गया। राशिदा, जरा टीवी बंद कर दो। बाबर अली राशिदा से मुखातिब हुआ। राशिदा ने जल्दी से उठकर टीवी बंद कर दिया। मैं ये कह रहा था कि 25 लाख रुपए घर में पड़े हैं, उसके बारे में क्या सोचा? बाबर ने बात शुरू की। अब्बू, आपने क्या सोचा? अकबर ने पलटकर सवाल किया। इतनी बड़ी रकम बेमसरफ पड़ी है, हमें चाहिए कि उसे कारोबार में लगाएं। नहीं अब्बू, उस रकम पर हमारा कोई हक नहीं, वो हराम की रकम है। मेरे ख्याल में तो उसे नजरे आतिश कर देना चाहिए। अकबर ने दो टोक फैसला किया। बच्चों जैसी बातें ना करो, फिर मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? आप जो मुनासिब समझें करें। ये कहकर अकबर उठने लगा। अच्छा, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं, तुम जरा पेटी से वो सूटकेस तो निकाल कर लाओ। जी बेहतर, अकबर ने बड़ी सादतमंदी से कहा। फिर वो उठकर स्टोर में गया। राशिदा उसके साथ थी। दोनों ने मिलकर पेटी के ऊपर पड़ा सामान हटाया। फिर पेटी में से लिहाफ गद्दे बाहर निकाले। वो सूटकेस सबसे नीचे था। अकबर ने झुककर पेटी से उसे निकाला और टीवी लाउंज में वापस आ गया। वो सूटकेस उसने नीचे कालीन पर रख दिया। बाबर अली सोफे से नीचे उतर आया। वो कालीन पर पांव फैलाकर बैठा। उसके हाथ में सूटकेस की चाबी थी। उसने सूटकेस के ताले में चाबी घुमाई, ताला खुल गया। अकबर, राशिदा और साबरा सबके सब सूटकेस को घेरे खड़े थे। बाबर अली ने बड़े प्यार से सूटकेस का ढक्कन उठाया। फिर जैसे उसकी नजर सूटकेस के अंदर पड़ी, उसके छक्के छूट गए। वो कूदकर सोफे पर चढ़ गया। राशिदा और साबरा की चीखें बुलंद हुई। वो दरवाजे की तरफ भाग गई। अकबर भी सूटकेस के पास खड़ा न रह सका। वो जल्दी से सोफे पर चढ़ गया। सूटकेस में रकम न थी, बल्कि उसकी जगह एक कुंडली मारे सांप बैठा था। जैसे ही सूटकेस का ढक्कन खुला, उसने फुंकार कर अपना फन फैलाया और सरसराता हुआ सूटकेस से बाहर आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि उस सांप का रुख सोफे की तरफ नहीं था। अगर होता तो उन दोनों के पास इस वक्त ऐसी कोई चीज न थी जिससे वो उसका मुकाबला करते। उस सांप का रुख दरवाजे की तरफ था। साबरा और राशिदा उसके फन उठाते ही भाग खड़ी हुई और उन्होंने अपने कमरे में जाकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। वो सांप सरसराता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। सांप के कमरे से निकलने के बाद अकबर ने स्टोर से अपनी हॉकी निकाली और सांप के पीछे गया।
फिर उसने पूरा घर छान मारा। घर के आगे पीछे पौधों में भी देख लिया, लेकिन सांप का पता न चला। घर में कई दिन तक सांप की दहशत छाई रही। चलते फिरते उठते बैठते बस यही गुमान होता कि सांप अब यहां से निकला, वहां से निकला। खास तौर से राशिदा और साबरा की बुरी हालत रही। रात को उन्होंने अकबर को अपने कमरे में सुलाया। ख्वाब में भी उस सांप ने पीछा न छोड़ा। कभी वो खिड़की से अंदर आता दिखाई देता तो कभी जिस्म पर रेंगता हुआ महसूस होता। मामू फुरकान को मालूम हुआ तो वो कहीं से एक सुपेरा पकड़ लाई। उसने घर के लॉन में बैठकर 2-2.5 घंटे तक बीन बजाई। वह बेचारा बीन बजा बजा कर थक गया, लेकिन कहीं से सांप बरामद ना हुआ। घर में सांप होता तो बरामद होता। तब कहीं जाकर साबरा और राशिदा के दिल को इत्मीनान हुआ और उन्होंने बात बात पर सांप से डरना छोड़ दिया। बाबर अली को रकम के इस तरह निकल जाने पर बड़ा सदमा हुआ। कितना अच्छा होता कि वो इस रकम को फौरन ही इस्तेमाल में ले आया होता, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। जबकि अकबर सूटकेस से रकम गायब होने पर बहुत खुश था। वो चाहता था कि इसे फौरन नजर आतिश कर दिया जाए। बिल आखिर उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अगरचे रकम को नजर आतिश करने की नौबत न आई, लेकिन वो खुद ब खुद गायब हो गई। अकबर की अब हालत अजीब हो गई थी। वो घर से शोरूम जाता और वहां से आकर अपने कमरे में बंद हो जाता। वो घंटों नीलम की तस्वीर को तके जाता या बाथरूम में खड़े होकर नीलम की तहरीर को देखे जाता। साबरा से बेटे की हालत छुपी ना थी। वो इस तरह बेड पर लेटे नीलम की तस्वीर को तकते हुए उसे देखती तो दिल कट कर रह जाता। उसका जी चाहता कि नीलम की इस तस्वीर को कमरे से निकाल कर फेंक दे। वो जानती थी कि ऐसा करना मुमकिन नहीं, इसलिए उसने कभी ऐसा कदम न उठाया। एक रात अकबर ने नीलम को ख्वाब में देखा। उसने देखा कि नीलम घर के दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही है। जिन ने उसे खुद ब खुद आजाद कर दिया है, लेकिन अब नीलम उसके मतलब की न रही थी। वो शदीद बीमार हो गई थी। अकबर नीलम को अपने घर के दरवाजे पर पाकर फूला न समाया। जब वो गाड़ी से उतरकर उसके नजदीक आया तो नीलम देखते ही देखते हवा में तहलील हो गई। इस ख्वाब के बारे में वो सारा दिन सोचता रहा। दिन भर नीलम उसकी नजरों में रही, उसके ख्यालों में छाई रही। वो ख्याल ही ख्याल में उससे हम कलाम होता रहा। शाम को जब वो शोरूम से वापस आया और गाड़ी खड़ी करके अपने कमरे में पहुंचा तो उसने वहां किसी को पाया। वो लड़की नीलम की तस्वीर के सामने खड़ी थी और तस्वीर को महवियत से देख रही थी। अकबर की तरफ उसकी पुश्त थी। उसके लंबे बाल नीचे घुटने तक गए हुए थे। खूबसूरत पुरकशिश जुल्फें, पतली कमर, सडोल जिस्म। कौन है आप? अकबर ने पूछा। तब जवाब में उसने गर्दन घुमाई और मुस्कुरा कर देखा। अरे नीलम, तुम? ये कहकर अकबर बेकरारी से उसकी तरफ बढ़ा। नीलम को रूबरू पाकर अकबर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे दिल हलक के रास्ते बाहर आ जाएगा। उसका रुआं रुआं खुशी से झूम उठा। चेहरे पर शादाब भी आ गई। आंखें चमक उठी, होंठों पर फूल खिलने लगे। इसका मतलब था कि उसने जो ख्वाब देखा था सच्चा था। नीलम खुद ब खुद घर आ गई थी। उसे जिन ने आजाद कर दिया। वो उससे 6-7 कदम के फासले पर थी। मगरिब का वक्त था। कमरे में मलगजा सा उजाला था। अकबर बाहें फैलाई नीलम की तरफ बेकरारी से बढ़ा और अभी 2-3 कदम ही आगे बढ़ा था कि एकदम रुक गया। उसे कमरे में पाकर उसने अपना पूरा चेहरा अकबर की तरफ घुमाया। जब वह मुकम्मल तौर पर घूमकर सामने आ गई तो अकबर को ठिठक जाना पड़ा। वो नीलम ना थी, नीलम का साया थी, पर तू थी, नकल थी। अरे आप तो सचमुच धोखा खा गए। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आंटी ने ठीक ही कहा था। अकबर ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट जलाई। रोशनी में अकबर ने गौर से उस लड़की को देखा। वो नीलम से बड़ी हद तक मुशाबा थी, लेकिन वह नकल बा मुताबिक असल न थी। उसकी आंखें नीलम जैसी न थी। नाक और होंठों की बनावट में भी फर्क था। चेहरे की रंगत और आवाज भी वैसी न थी। अलबत्ता उसकी जुल्फें नीलम जैसी जरूर थी कि आदमी एक मर्तबा देखे तो बस उलझ के रह जाए। पहली नजर में वो नीलम लगती, फिर दूसरी नजर सारा भरम खोल देती। अब ये बात तो साफ हो गई थी कि वो नीलम ना थी। नीलम ना थी तो वो उसके बेडरूम में किस तरह आ गई? उसे यहां तक किसने पहुंचाया? वो कौन थी? कहां से आई थी? अकबर ने इससे पहले इस लड़की को कभी ना देखा था। वो रिश्ते की तमाम लड़कियों से वाकिफ था। साबरा और बाबर के दोस्तों की लड़कियों को भी उसने देखा हुआ था। राशिदा की सहेलियों को भी जानता था। ये लड़की बिल्कुल नहीं थी, अजनबी थी। पर कहां से आई थी? लड़की अकबर के तजब्जुब को भांप गई। पहले तो वो खिलखिलाकर हंसी, फिर एक अदा से अपने मुंह पर हाथ रखा जैसे हंसी रोकने की कोशिश हो। मैं आपके पड़ोस से आई हूं, मेरा नाम सीमा शेख है। वो बेहिजाबाना बोली। आप आफताब शेख के यहां से आई हैं? अकबर ने सवाल किया। जी हाँ, वो मुस्कुराई। लेकिन इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा, अकबर ने संजीदगी से कहा। आप देखते कैसे? मैं यहाँ रही कब हूँ? मैं पहली मर्तबा कराची आई हूँ, उसने बताया। ओ, अकबर ने हैरत जाहिर की। कहाँ से? मरीक से। सीमा ने हंसकर जवाब दिया। जी, क्या फरमाया? अकबर ने संजीदगी से कहा। ऊंचा सुनते हैं क्या? मैं मरीक से आई हूँ।
अब अकबर को अंदाजा हुआ कि वो मजाक के मूड में है, इसलिए उसने सोचा कि खामोशी बेहतर है। उसने कोई जवाब ना दिया और यूं ही दरवाजे की तरफ देखने लगा। चली जाऊं? सीमा ने उसे गौर से देखा और मुस्कुरा कर बोली, यही मतलब है ना आपका? जी, मैंने तो ये नहीं कहा, अकबर ने घबरा कर कहा। फिर खामोश निगाहों से दरवाजे की तरफ क्यों देखा था? अब अकबर को एहसास हुआ कि ये लड़की, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान किस्म की चीज है। इसके साथ दो टोक रवैया इख्तियार करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। राशिदा, अकबर ने जोर से आवाज दी। मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? ये कहकर सीमा शेख ने टाटा के अंदाज में हाथ हिलाया और मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। अभी वह दरवाजे पर ही पहुंची थी कि राशिदा आ गई। राशिदा को देखकर सीमा पलट आई और बड़ी बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। सीमा, अकबर भाई से मिली तुम? उसने सीमा से पूछा। बहुत बोर भाई हैं तुम्हारे। अरे ऐसा तो ना कहो, राशिदा ने अकबर की हमायत की। तुम्हारे भाई ने मुझे कमरे से निकाल दिया, उसने बंद कर कहा। झूठ, बिल्कुल झूठ, अकबर ने जल्दी से कहा। तो फिर आपने बैठने को भी नहीं कहा, उसने दलील दी। मैं तो आपको अपने कमरे में देखकर हैरान रह गया था, अकबर ने बताया। साफ क्यों नहीं कहते कि मुझे नीलम कहकर पुकारा था? सीमा शेख खिलखिलाकर हंसी। वो उसे शर्मिंदा करने पर तुली हुई थी। अकबर की समझ में ना आया कि ये किस किस्म की लड़की है। उसका तन्हा बेडरूम में चले आना, बेतकल्लुफाना गुफ्तगू, जैसे बरसों की शनासाई हो। राशिदा के कंधे पर हाथ रखकर बेतकल्लुफाना अंदाज में खड़े होना, ये सब बातें जाहिर कर रही थी कि इस लड़की की फितरत में बेबाकी और जल्द घुल मिल जाने की आदत है। अकबर ने इस बात का कोई जवाब ना दिया तो वो राशिदा से मुखातिब हुई। अच्छा ऋषि, अब हम चलते हैं, रात को आएंगे। किसी अच्छी फिल्म का कैसेट मंगवा कर रखना, ठीक है? मेरी अम्मी कहाँ हैं? उसने पूछा। ड्राइंग रूम में है, राशिदा ने जवाब दिया। अच्छा अकबर साहब, खुदा हाफिज, रात को मुलाकात होगी, सीमा ने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा और बल खाती हुई चली गई। राशिदा भी उसके साथ जाने के लिए मुड़ने लगी तो अकबर ने उसे आवाज दी, राशिदा। अकबर भाई अभी आई, ये कहकर वो सीमा के साथ चली गई। अकबर ने अंदाजा कर लिया कि राशिदा उसे गेट तक रुखसत करने गई है। इतनी देर में अकबर ने अपने कपड़े तब्दील कर लिए। अभी वो मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में घुस ही रहा था कि राशिदा वापस आ गई। जी जनाब। राशिदा के होंठों पर दबी मुस्कुराहट थी। राशिदा, ये क्या चीज थी? अकबर ने सवाल किया। चीज? चीज नहीं, वो सीमा शेख थी, राशिदा बोली। ये मेरे कमरे में कैसे आ गई? अकबर ने वजाहत चाही। मैं लाई थी, नीलम भाभी की तस्वीर दिखाने, राशिदा ने बताया। लेकिन जब मैं कमरे में आया तो वो अकेली थी। मैं आपकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर गेट खोलने गई। गेट खोलकर वापस आ रही थी तो अम्मी ने आवाज दे दी। अभी मैं उनकी बात सुन रही थी कि आपने आवाज लगा दी। अच्छा, ये बात तो मेरी समझ में आ गई कि वो मेरे कमरे में कैसे आई थी, लेकिन ये थी कौन? आपको कैसी लगी? सवाल कुछ, जवाब कुछ, इंतहाई बकवास। अकबर ने अपनी राय दी। बिल्कुल नीलम भाभी जैसी तो है, राशिदा ने हंसकर कहा। नीलम जैसी तो ना कहो, अलबत्ता नीलम की भौंडी नकल जरूर है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। खैर, अब ऐसा भी ना कहें, अम्मी को तो वो बहुत पसंद आई है। अच्छा, तो ये अम्मी की दरियाफ्त है, वो क्या करेंगी इसका? अकबर ने पूछा। अचार डालेंगी और आपको खिलाएंगी, राशिदा ने जलकर कहा। इसमें नाराज होने की क्या बात है? अकबर थोड़ा सा मुस्कुराया। फिर आप उसको क्यों बुरा कह रही हैं? अच्छा भाई, वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल चांद जैसी। अभी जाकर उसके लिए कोई अच्छी सी फिल्म ले आइएगा, वो रात को आएगी। जहन्नुम में गई वो और साथ में तुम भी। ये कहकर अकबर बाथरूम में घुस गया और धड़ से दरवाजा बंद कर लिया। राशिदा चंद लम्हे बंद दरवाजे को देखती रही, फिर मुस्कुराती हुई कमरे से निकल आई। अकबर ने ठीक अंदाजा लगाया, वो वाकई साबरा की दरियाफ्त थी। आफताब शेख का मकान उनके घर से 2-3 मकान छोड़कर था। आफताब शेख की बीवी से साबरा की भी दूर दूर से सलाम दुआ थी। रात को सड़क पर टहलते हुए अक्सर उसकी मुलाकात बेगम आफताब से हो जाती। ये 2-3 दिन पहले की बात थी। साबरा ने गाड़ी से उतरते हुए सीमा शेख को देखा तो वो ठिठक कर रह गई। एक लम्हे को तो वो यही समझी कि ये नीलम है। राशिदा उसके साथ थी। वो दोनों ऐसे ही टहलती हुई आगे निकल आई थी। सीमा को देखकर राशिदा भी शशद रह गई। जब सीमा शेख अपनी माँ के साथ अंदर मकान में चली गई तो वो दोनों माँ बेटियां भी उसके पीछे लपकीं। बेगम आफताब ने दोनों का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, क्योंकि ये पहला मौका था कि वो उनके घर आई थी, वरना अब तक दूर से ही सलाम दुआ होती रही। जब बेगम आफताब को ये मालूम हुआ कि वो उसकी भांजी के ताक़ुब में अंदर आई हैं तो उसे बड़ी हैरत हुई। फिर जब बेगम आफताब को ये मालूम हुआ कि वो उनकी बहू की हूबहू नकल है तो उन्हें मजीद हैरत हुई। साबरा ने बातों बातों में जल्दी जल्दी सीमा शेख के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली। सबसे अहम इतला तो उनके लिए यही थी कि वो अभी किसी की नहीं हुई। यह इतला उसके लिए बहुत कीमती थी। साबरा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गैब से उसकी मदद हुई है।
अल्लाह ने अकबर के लिए दूसरी नीलम भेज दी है। सीमा को देखकर वो बेपनाह खुश हुई, लेकिन यह मामला इतना आसान न था। साबरा जो कुछ सोच रही थी, अगरचे वो अपनी सोच में मुखलिस थी, वो अपने बेटे को जलते जहन्नुम से निकालना चाहती थी, फिर भी सब कुछ आनन फानन हो जाने वाला ना था। इसके लिए थोड़े सब्र और मनसूबाबंदी की जरूरत थी। सबसे पहले तो किसी तरह अकबर को सीमा की तरफ मुल्तफित करना था। यह भी अच्छा था कि सीमा शर्मीले मिजाज की लड़की न थी। वो बड़ी साफ को बोल्ड और शगुफ्ता मिजाज लड़की थी। बात बात पर कह के लगाना उसका शेवा था। इसलिए पहले मरहले पर साबरा ने तय किया कि दोनों की मुलाकात करा दी जाए। सीमा को नीलम के बारे में बस इतना बताया गया कि वो अकबर की बीवी है, आजकल अपने मैके लाहौर गई हुई है। सीमा को जब ये मालूम हुआ कि वो नीलम से बहुत मुशाबा है, तो फितरी तौर पर उसके अंदर तजस्सुस जागा। वैसे भी वो मुहिम पसंद लड़की थी। वो फौरन अकबर के घर आ गई। फिर राशना ने साबरा की हिदायत पर सीमा के साथ एक शरारती मंसूबा बनाया। सीमा शेख को ऐसी शरारतों में बड़ा मजा आता था। वो बिला झिझक राजी हो गई और यूं अकबर के घर में दाखिल होने से पहले उसके कमरे में पहुंच गई। जब साबरा ने सीमा को नीलम के बारे में बताया तो उसने बड़े जोश से कहा, तुम्हारी शक्ल नीलम से इस कदर मिलती है कि वो अगर तुम्हें देख ले तो धोखा खा जाए, जैसे हम खुद तुम्हें देखकर धोखा खा गए। और हुआ भी यही। अकबर वाकई उसे अपने बेडरूम में देखकर धोखा खा गया, लेकिन बस चंद लम्हों के लिए। वो उस तरफ पुश्त किए खड़ी थी। जब वो घूमकर उसके सामने आई तो अकबर ने हीरे और पत्थर में फर्क महसूस कर लिया। अकबर का ख्याल था कि सीमा ऐसे ही मजाक में रात को आने को कह गई है, वो भला कैसे आएगी। लेकिन उस वक्त उसे हैरत हुई जब वो रात 9 बजे उसके घर आ धमकी। इस मर्तबा उसकी अम्मी भी साथ ना थी। ये लोग खाने में मसरूफ थे। सीमा अगरचे खाना खाकर आई थी, लेकिन राशना ने हाथ पकड़कर उसे खाने की मेज पर बिठा लिया। वो खाने की मेज पर बैठी तो उसने ये एहसास न होने दिया कि वो खाना खाकर घर से निकली थी। उसने दोबारा शकम सेर होकर खाया। अकबर बेचारा उसका मुंह देखता ही रह गया। खाना खाने के बाद सीमा ने कैसेट का पूछा, कोई फिल्म मंगाई? राशना ने कोई जवाब देने के बजाय अकबर को देखा। अकबर अभी कोई जवाब देने की सोच ही रहा था कि सीमा खट से बोली, आओ राशना, हम खुद जाकर फिल्म ले आते हैं, नजदीक ही तो है दुकान। नहीं, आप ना जाएं दुकान पर, मैं जाकर ला देता हूँ। कौन सी फिल्म देखनी है? कोई अच्छी सी इंग्लिश फिल्म। सीमा ने बड़े इत्मीनान से कहा, नहीं सीमा, अमिताभ की अभी नई फिल्म आई है, वो देख लेते हैं। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। सीमा ने फौरन उसकी बात मान ली और फिर धीरे से राशना के कान में कुछ कहा। सीमा की बात सुनकर राशना ने सर हिलाया। अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ? अकबर ने राशना को घूर कर देखा। हम लोग भी आपके साथ चलेंगे, बहुत दिन से आपने आइसक्रीम नहीं खिलाई। चलो पापा चलो, अकबर ने उठते हुए कहा, लेकिन पैदल जाना होगा। नहीं अकबर भाई, हम पैदल नहीं जाएंगे, गाड़ी में, राशना ने कहा। मजबूरन अकबर को गाड़ी निकालना पड़ी। पहले इन लोगों ने वीडियो शॉप से अपनी पसंद की फिल्म का कैसेट लिया। फिर ये लोग एक कोल्ड स्पॉट पर पहुंचे। वहां आइसक्रीम की बजाय कुल्फी खाई और ठंडी बोतल के मजे लिए। सीमा और राशना गाड़ी की पिछली सीट पर थी। सीमा इस्लामाबाद से आई थी। वो इस्लामाबाद का जिक्र कर रही थी और राशना अपने शहर की तारीफों में लगी थी। अकबर खामोशी से दोनों के दिलचस्प नोक झोंक सुन रहा था। अरे साहिब, आप भी कुछ बोलें। अचानक सीमा ने उसे टोका। मैं क्या बोलूं? अकबर ने पलटकर देखे बगैर कहा, कोई अच्छा सा शेर सुनाई। इधर से फरमाइश हुई। शायरी से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, दो टोक जवाब आया। और राशना तुम्हें? सीमा राशना की तरफ पलट गई। मुझे तो है, राशना ने हंसकर कहा। आओ फिर बैतबाजी हो जाए, सीमा ने खुश होकर कहा। ए भाई, जल्दी से बोतलें खत्म करें और चलें, ये बैतबाजी जाकर घर कर लें, बोर आदमी। सीमा ने अगरचे आहिस्ता से कहा था, लेकिन अकबर ने फिर भी सुन लिया। वो खामोश रहा, और क्या करता। इस मुंह फट लड़की के मुंह लगना बेकार था। घर जाकर फिल्म देखी गई। कुछ देर साबरा और बाबर ने वो फिल्म देखी। फिर वो नींद का बहाना करके उठ गए। 1 घंटे के बाद अकबर को भी जमाइयां आने लगी। फिल्म ऐसी कोई खास ना थी। वो उठकर अपने कमरे में जाने लगा तो सीमा शेख ने उसे रोक लिया। ये क्या बात हुई भला, हम अकेले फिल्म देखेंगे क्या? मजबूरन उसे बैठना पड़ा। वो जमाइयां लेता रहा और फिल्म देखता रहा। फिल्म खत्म होने के बाद उसे सीमा को उसके घर तक छोड़ने आना पड़ा। रास्ते में फिल्म पर तबसरा करते करते अचानक उसने पटरी बदली और एक गैर मुतवक्का सवाल अकबर से कर दिया। आपकी बेगम कब तक आएंगी? मालूम नहीं, अकबर ने स्पॉट लहजे में कहा। लड़कर गई हैं क्या? वो खिलखिलाकर हंसी। यही समझ लें। अभी आपकी शादी को कितने दिन हुए हैं? अभी से लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई। लड़ाई का क्या है, लड़ाई तो पहले दिन से भी शुरू हो सकती है। ये शादी तो आपकी पसंद की थी। सारे सवालात आज ही कर लेंगे, फिर कभी सही। अब आपका घर आ गया। मुझे फिल्म दिखाने, कुल्फी खिलाने और घर तक पहुंचाने का बहुत शुक्रिया, सीमा ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा।
अकबर ने इस बात का कोई जवाब न दिया। वो महज मुस्कुरा कर रह गया। सीमा के घर के लोग अभी तक जाग रहे थे। घंटी बजाते ही गेट खुल गया और वह अकबर को बाय कहकर अंदर चली गई। गेट पर आने वाली उसकी अम्मी थी। अकबर नाश्ते से फारिग ही हुआ था कि सीमा की शक्ल दिखाई दे गई। वो फौरन नाश्ते की मेज से उठ गया और सीमा को सरसरी सा हेलो करता अपने कमरे में चला गया। अभी वो कपड़े बदलकर आईने के सामने खड़ा बाल संवार रहा था कि दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अकबर को उसमें से सीमा के कपड़ों की झलक नजर आ गई। इससे पहले कि अकबर उसे कमरे में आने की इजाजत देता, सीमा ने दरवाजा खोल दिया और मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। ओहो, कहाँ की तैयारी है। वो आते ही बेतकल्लुफी से बेड पर बैठ गई। शोरूम जा रहा था। अकबर ने सादगी से कहा, क्या आप गाड़ियों का कारोबार करते हैं? जी नहीं, हम फर्नीचर का कारोबार करते हैं, अकबर ने जवाब दिया। क्या क्या बनाते हैं? सीमा ने हंसकर पूछा। बस एक बेवकूफ नहीं बनाते, बाकी सब बनाते हैं। ये आपने मुझ पर छींटा मारा है। आपका क्या ख्याल है, मैं आपको बेवकूफ बना रही हूँ? मैं भला आपको किस लिए बेवकूफ बनाऊंगी? वो गुस्से से बोली। मैंने आपसे ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने महज मजाक में एक बात कही थी। मैं जानती हूँ सब। ये राशिदा कहाँ है? वो मेरे लिए चाय बनाकर ला रही है। तब तक उसने कहा कि मैं आपसे बात कर लूं, मुझसे। अकबर ने हैरत से अपने सीने पर उंगली रखी। मुझसे क्या बात करना है भला? हम आपको आज शोरूम नहीं जाने देंगे, हमें समुंदर पर ले चलिए। और फिर राशिदा और सीमा ने वाकई उसे शोरूम पर न जाने दिया। वो उसे लेकर समुंदर पर चली गईं। समुंदर पर जाकर सीमा ने खूब एंजॉय किया। अगरचे वो पहली मर्तबा कराची आई थी और उसने पहली मर्तबा समुंदर देखा था, लेकिन वो समुंदर से दहशत ज़दा न हुई। हॉक्स बे के साहिल पर बेशुमार लोग मौजूद थे। लड़के लड़कियां, मर्द औरतें, बच्चे, सब समुंदर की लहरों से खेल रहे थे। पहले तो वो दूर से समुंदर का नजारा करती रही। फिर राशिदा ने उसका हाथ पकड़ा और हट की सीढ़ियां उतरते हुए बोली, आओ समुंदर में चलें। हाय, डर लगेगा। डर कैसा, मैं जो तुम्हारे साथ हूं। सच बड़ा मजा आता है नहाने में। फिर राशिदा ने समुंदर से उसका तारुफ करवाया। जब पानी उसके पांव को छूता हुआ 2-3 बार गुजर गया तो वो उसे लेकर जरा आगे बढ़ी। थोड़ी देर में सीमा का सारा डर जाता रहा और वह समुंदर से अपनी आदत के मुताबिक बेतकल्लुफ हो गई। अब वो बैठकर समुंदर की लहरों से खेल रही थी। जब भी पानी की लहर उसकी तरफ आती तो वो खूब शोर मचाती, खूब एंजॉय करती। सीमा को समुंदर में देखकर अकबर को बेख्तियार नीलम याद आ गई। फिर उसे नीलम का हाथ पकड़कर समुंदर में भागना याद आया। फिर एक बड़ी लहर आई और उसे अपने साथ बहा कर ले गई। सब नीलम को समुंदर में ढूंढते रहे जबकि वो हट में बैठी हुई थी। फिर अकबर को उस जिन से नीलम का हाथ पकड़ने पर मुआफ़ी मांगना पड़ी। अपनी बीवी का हाथ पकड़ने पर एक गैर से मुआफ़ी कैसी दिल जलाने वाली बात थी। ये आप हर वक्त रूठे रूठे क्यों रहते हैं? अकबर एकदम चौंक उठा। उसके सामने सीमा खड़ी थी। वो अभी समुंदर से निकल कर आई थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, जिस्म से चिपके हुए थे। अकबर ने एक सरसरी सी नज़र उस पर डाली और बोला, नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं। इतने में राशिदा भी करीब आ गई। फिर दोनों ने उसका एक एक हाथ थाम लिया। सीमा उसे रेत से उठाती हुई बोली, ऐसी बात नहीं है तो फिर आइए हमारे साथ समुंदर में। फिर वो दोनों उसका हाथ पकड़े तकरीबन दौड़ती हुई समुंदर में ले गईं। समुंदर में जाते हुए जाने के इस ख्याल ने उसे तड़पाया कि एक झटके से उसने अपने दोनों हाथ उनसे छुड़ा लिए और किनारे की तरफ भागा। फिर वो किनारे पर भी नहीं रुका। वो सीधा हट की सीढ़ियां चढ़ता हट में आया और जमीन पर बिछी दरी पर बैठ गया। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसने अपना सर घुटनों के दरमियान दबा लिया और हाथों को घुटनों के गिर्द लपेट लिया। कपड़ों की तरह उसकी आंखों से भी पानी जारी था। वो सिसक सिसक कर रो रहा था। उसे बेख्तियार नीलम याद आ गई। वो उसकी याद में तड़प उठा। सीमा ने अकबर को इस तरह हाथ छुड़ाकर भागते देखा तो उसने राशिदा से पूछा, उन्हें क्या हुआ? पता नहीं, राशिदा ने जवाब दिया। ये हट में क्या करने गए हैं? सीमा ने फिर सवाल किया। कुछ नहीं कह सकती, राशिदा बोली। आओ चल कर देखें। क्या पता अंदर से कोई खाने पीने की चीज लेने गए हों। अभी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, फिर चलेंगे अंदर, राशिदा ने कहा। राशिदा को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि वो हाथ छुड़ाकर क्यों भागा। कुछ इसी तरह का मंजर था जब नीलम समुंदर में गायब हो गई। इस वक्त जरूर अकबर भाई को नीलम याद आ गई होगी और वह जरूर उसकी याद में आंसू बहा रहे होंगे। कुछ देर इंतजार के बाद जब वो दोनों अंदर पहुंची तो अकबर के दिल का गुबार निकल चुका था। दिल पर जो घटा छाई थी वो बरस कर जा चुकी थी। वो उन दोनों को सीढ़ियां चढ़ता देखकर संभल कर बैठ गया और कुछ मुस्कुराने की भी कोशिश की। हमें समुंदर में अकेला छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? सीमा ने शिकायतन कहा। सीमा, ये यहाँ बैठे जरूर कुछ खा रहे होंगे, राशिदा ने लाइन दी। नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। देख लें सारी चीजें जूं की तू बनी हैं। फिर इधर भाग कर क्यों आ गए? सीमा परेशान थी। अकबर भाई, कुछ खाने पीने की चीजें निकालें, बहुत भूख लगी है, राशिदा ने टालने की कोशिश की।
और वो इसमें कामयाब भी हो गई। अकबर ने खाने पीने की अशिया से पूरा बड़ा थैला खोला तो सीमा सब कुछ भूल भाल कर खाने पीने में लग गई। कुछ देर बाद उसे याद ही ना रहा कि अकबर उन्हें समुद्र में छोड़कर हट में आ गया था। दोपहर का खाना खाकर वो लोग वापस चल पड़े। घर पहुंचकर अकबर नहाया धोया और चाय पीकर सो गया। अभी सोए हुए उसे ज्यादा देर ना हुई थी कि किसी खटके पर उसकी आंख खुल गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा बंद था। वो दरवाजा अंदर से बंद करके लेटा था। फिर उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर गई तो वह अचानक उठा। बाथरूम का दरवाजा किसी ने जोर से खोला था, इतने जोर से कि वो दीवार के साथ जा लगा। दरवाजे की आवाज से ही उसकी आंख खुली थी। दरवाजे पर नीलम खड़ी थी। वो उसे देखकर फौरन उठकर बैठ गया। नीलम तुम? हाँ मैं। नीलम कमरे में आ गई और सिंघार मेज के सामने बैठ गई। अकबर उठकर उसके नजदीक गया और उसके शाने पर हाथ रखना चाहा तो वो गुस्से से एकदम खड़ी हो गई और बोली, खूब रंगरलियां मनाई जा रही हैं। नीलम ये तुम कैसी बात कर रही हो? अब आपको मेरी क्या फिक्र होगी? आपको दूसरी नीलम जो मिल गई। वो तीखे लहजे में बोली, क्या बात करती हो? वो दूसरी नीलम है, वो तो तुम्हारे पाँव की धूल भी नहीं। फिल्में देखी जा रही हैं, कुल्फी खाई जा रही है, समुंदर की सैरें हैं, खूब हंसी मजाक हो रहा है। तुम मुझे तो बिल्कुल भूल गई। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो तुम्हें मरकर भी नहीं भूल सकता। फिर मुझे ढूंढते क्यों नहीं? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, कहाँ तलाश करूं? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। मैं तो फिर इंसान हूं। कुछ बताओ तो सही, तुम कहाँ हो? कहाँ छुप गई हो? अकबर मेरे चारों तरफ आ गए। मैं मरी जा रही हूँ। खुदा के वास्ते मुझे ढूंढ लो। अभी अकबर कोई जवाब देने वाला था कि अचानक एक खौफनाक आवाज कमरे में गूंजी। अकबर ने पलट कर देखा तो बेड पर काले बिल्ले को पाया। काले बिल्ले को देखकर नीलम बाथरूम की तरफ भागी। काले बिल्ले ने भी बेड से छलांग लगाई और बाथरूम में दाखिल हो गया। बाथरूम का दरवाजा एक धमाके से बंद हुआ। तभी अकबर की आंख खुल गई। आंख खुली तो मालूम हुआ कि वो अभी तक ख्वाब देख रहा था। वो पसीने में नहाया हुआ था। उसने उठकर पंखा तेज किया। कुछ देर के बाद जब पसीना खुश्क हो गया और दिल की धड़कन काबू में आ गई तो वो उठकर बाथरूम में गया ताकि मुंह हाथ धो ले। दरवाजा बंद करके जब उसने नीलम की तहरीर पर नजर की तो वह हैरत ज़दा रह गया। वो तहरीर जो वक्त के साथ धुंधला गई थी इस वक्त बिल्कुल ताज़ा थी। ऐसा महसूस होता था कि नीलम अभी अभी इस तहरीर को लिख कर गई हो। वो चकरा कर रह गया। नीलम को उसने ख्वाब में देखा था या वो हकीकत में यहाँ मौजूद थी, उसके पास इसका कोई जवाब ना था। रात को सीमा और उसकी अम्मी और बेगम आफ्ताब को साबरा ने खाने पर मदऊ कर रखा था। अकबर को जब मालूम हुआ कि सीमा रात को इधर होगी तो वो घर से बहाना करके निकल गया। जब से उसने नीलम को ख्वाब में देखा था उसे करार ना था। दिल पर घबराहट तारी थी और उसका जी चाह रहा था कि किसी तरह वो नीलम की तलाश में निकल जाए। घर से निकलकर वो सीधा मामू फुरकान के यहाँ पहुंचा। उसने खाना भी वहां खाया। वो बहुत देर तक मामू फुरकान से बातें करता रहा। फिर वो रात गई वहां से लौटा। उसका दिल मुतमईन था। उसने एक फैसला कर लिया था। दूसरे दिन जब शाम को सीमा अकबर के घर आई तो उसका मूड बहुत खराब था। वो अकबर से हिसाब लेने आई थी कि वो कल रात को कहाँ गायब हो गया, जबकि वो लोग उसके घर पर खाने पर मदऊ थे। अकबर आ गए शोरूम से। उसने घर में दाखिल होते ही सवाल किया, वो तो गए। राशिदा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, गए? कहाँ गई? मरी। राशिदा ने कहा और सीमा का हाथ पकड़ लिया। आओ अंदर, तुमसे कुछ बातें करनी है। मरी? सीमा को एक झटका सा लगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये बात उसने खुद कलामी के अंदाज में कही। वो गुमसुम सी हो गई। राशिदा ने महसूस किया कि सीमा पर इस खबर ने बिजली सी गिरा दी है। अंदर ही अंदर कोई चीज टूटी है। एक बेनाम सी उदासी उसके चेहरे पर छा गई। सीमा ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया लेकिन राशिदा ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। अब उसने महसूस किया कि सीमा का हाथ ना सिर्फ ठंडा हो चुका है बल्कि कांप भी रहा है। सीमा, क्या हुआ तुम्हें? खैरियत तो है? राशिदा ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? सीमा के होंठों पर फीकी मुस्कुराहट आई। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या यहाँ तुम अकबर भाई से मिलने आई थी? राशिदा ने सवाल किया। नहीं तो, सीमा ने जल्दी से कहा। तुमसे मिलने आई थी। फिर मुझसे मिले बगैर क्यों जा रही हो? आओ अंदर आओ, बैठकर बात करती हैं। राशिदा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। राशिदा, मैं फिर आ जाऊंगी। इस वक्त मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अभी तो तुम ठीक थी। चक्कर से आ रही हैं। सीमा ने साफ कोई से काम लिया। आओ, मैं तुम्हें अच्छी सी चाय बनाकर पिलाती हूँ। तुम्हारे चक्कर अभी ठीक हो जाएंगे। ये कहकर उसने फिर सीमा के जवाब का इंतजार न किया। उसे खींचती हुई अपने साथ अंदर ले गई। राशिदा ने सीमा को ड्राइंग रूम में, न टीवी लाउंज में, न अपने कमरे में बिठाया। वो उसे सीधी अकबर के बेडरूम में ले गई। बेड के सरहाने उसने 2-3 तकिए रख दिए और बोली, तुम आराम से टेक लगा कर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। सीमा बड़ी फर्मा बरदारी से तकियों से टेक लगाकर बैठ गई और सामने नीलम की तस्वीर को गौर से देखने लगी। राशिदा चाय बनाते हुए उलझी हुई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे।
उन दोनों में जो कुछ हुआ था, अकबर और सीमा की मुलाकातों के जो असरात मुरतब हुए थे, वो बहुत हौसला अफजा थे। सीमा बड़ी तेजी से अकबर की तरफ बढ़ी। उसे मालूम था कि अकबर शादीशुदा है, इसके बावजूद लाशौरी तौर पर वो उसके करीब होती चली गई। एक लड़की दूसरी लड़की पर फतह हासिल करना चाहती थी। मैदान मार लेने के जज्बे ने उसे आगे बढ़ाया और फिर वह वाकई अकबर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। अकबर अगर मरी ना गया होता और उसकी तवज्जो सीमा की तरफ हो गई होती तो सीमा का अकबर की मोहब्बत में गिरफ्तार होना बजा था, बल्कि दोनों माँ बेटी के मंसूबे के आन मुताबिक। मुश्किल ये थी कि राशिदा अपने भाई अकबर के मिजाज को अच्छी तरह समझती थी। सीमा की सूरत में इन लोगों ने जो उसके दिल पर तीर चलाया था वो रायगां गया। अकबर ने सीमा को मोहब्बत की एक नज़र भी अता ना की। हालांकि वो नीलम की बड़ी हद तक हमशक्ल थी, लेकिन उसे नकल नहीं चाहिए थी, उसे असल दरकार थी। इसीलिए वो सीमा को खातिर मिलाए बगैर मरी चला गया। राशिदा देख रही थी कि अकबर के मरी चले जाने से सीमा पर खातिर ख्वाह असर हुआ, वो शायद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। अगर ऐसा है तो उसे हकायक बता देने चाहिए ताकि वह संभल जाए और ये जान ले कि अकबर का दिल फतह करना कोई आसान काम नहीं। अभी तक सीमा को नीलम के बारे में कुछ नहीं बताया गया, बस यही बताया गया था कि वो लाहौर गई हुई है। साबरा और राशिदा की गैर मामूली दिलचस्पी देखकर सीमा ने अपने तौर पर नीलम के बारे में ये बात फर्ज कर ली थी कि अकबर और नीलम के ताल्लुकात खुशगवार नहीं। नीलम लड़कर मैके चली गई है और अब ये दोनों माँ बेटी चाहती हैं कि नीलम का किस्सा पाक कर दिया जाए और सीमा को उसकी जगह दे दी जाए। सीमा को अकबर पहली नज़र में अच्छा लगा, इसलिए वो अंजाम से बेखबर मोहब्बत की आग में कूद पड़ी। राशिदा चाय के 2 कप हाथ में थामे कमरे में दाखिल हुई तो सीमा नीलम की तस्वीर को घूर रही थी। राशिदा ने उसे गौर से देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि सीमा की महज आंखें नीलम की तस्वीर की तरफ हैं, जहन कहीं और है। लो सीमा, चाय पियो। राशिदा ने एक कप उसकी तरफ बढ़ाया। सीमा राशिदा की आवाज़ सुनकर जैसे चौंक उठी। उसने घबराकर कप पकड़ लिया। वो दोनों खामोशी से चाय पीती रहीं। राशिदा सोच रही थी कि वो सीमा को बताने के लिए कहाँ से आगाज करे, और सीमा ये सोच रही थी कि राशिदा उससे क्या बात करना चाहती है तो करती क्यों नहीं। अकबर मरी क्यों गए हैं? सीमा ने बिलाखिर गुफ्तगू का आगाज किया। नीलम के लिए। सीमा की समझ में बात न आई। नीलम तो लाहौर में है, लेकिन अकबर भाई का ख्याल है कि वो मरी में है। राशिदा ने बड़ी मासूमियत से कहा। मैं समझी नहीं। सीमा ने खाली कप मेज पर रखा और जरा संभल कर बैठ गई। समझ में तो आज तक हमारी भी नहीं आया कि इस घर में क्या हो रहा है। क्या कहना चाहती हो राशिदा? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। एक बात बताओ सीमा, तुम्हें अकबर भाई कैसे लगते हैं? साफ साफ बता दूं? हाँ बताओ। मैं उन्हें चाहने लगी हूं। सीमा ने गहरी नजरों से राशिदा को देखते हुए कहा। राशिदा ने यह सुनकर गहरा सांस लिया। उसने सीमा के बारे में जो अंदाजा लगाया था वो सही निकला। तब राशिदा एक अज़म के साथ खड़ी हुई। उसने सीमा का ठंडा हाथ पकड़ा और बोली, आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। कहाँ लिए जा रही हो मुझे? सीमा हैरत ज़दा थी। आओ तो। राशिदा उसे लेकर बाथरूम में दाखिल हुई और फिर उसने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने पर सीमा कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नज़र नीलम की लिखी हुई तहरीर पर पड़ी। अकबर, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल ना जाना। ये क्या है? सीमा ने परेशान होकर पूछा। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ ये सब क्या है। ये कहकर वो सीमा को बाथरूम से निकाल लाई और वो दोनों बेड पर बैठ गईं। सीमा, क्या तुम्हारा जिन भूतों पर यकीन है? राशिदा ने पूछा। हाय, जिन भूतों से तो मुझे बड़ा डर लगता है, सीमा ने जवाब दिया। क्या तुम जानती हो कि जिन खूबसूरत लड़कियों पर आशिक हो जाता है? हाँ मैं जानती हूँ। हमारी अम्मी के दूर के रिश्तेदारों में एक वाकया हो चुका है। एक जिन ना सिर्फ लड़की पर आशिक था, बल्कि उसने उस लड़की से शादी करने के लिए अपना रिश्ता भिजवाया और रिश्ता नामंजूर करने पर संगीन नताइज की धमकी दी। वालिदैन मजबूरन इस रिश्ते पर राजी हो गई। फिर उस लड़की की बाकायदा बारात आई, निकाह हुआ, शादी की तमाम रस्में अदा की गईं और लड़की को रुखसत कर दिया गया। उस जिन ने बस्ती से हटकर एक मकान ले लिया। अब वो लड़की उस जिन के साथ रहती है। माँ बाप के अलावा उस लड़की से मिलने कोई नहीं जा सकता। सीमा ने बताया। फिर वो खौफ से लरज कर बोली, हाय राशिदा, ये कैसी दिल हिलाने वाली बात है। ऐसी ही दिल हिलाने वाली बात इस घर में भी हुई है। नहीं भाई। सीमा फौरन सिमट कर बैठ गई। क्या कह रही हो तुम? हाँ मैं तुम्हें तफसील से सारी बात सुनाती हूँ, राशिदा ने कहा। हमारी भाभी नीलम पर एक जिन आशिक है। फिर राशिदा ने किस्से को ट्रेन से शुरू किया और शादी के बाद उन 4 महीनों में जो भी वाकयात रूनमा हुए उनका तफसील से जिक्र किया। सीमा इस सारी कहानी को दम खुद होकर सुनती रही। जब किस्सा खत्म हुआ तो सीमा के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने खौफजदा होकर नीलम की तस्वीर को देखा, फिर सिंगार में इसके आईने में खुद को देखा। उसकी शक्ल नीलम से काफी मिलती थी। उसने सोचा अकबर तो उस पर आशिक हुआ नहीं, लेकिन अगर कहीं जिन ने उसे देख लिया तो हो सकता है वो उसे भी अपने साथ ले जाए। इस तस्वीर ने उसकी सिट्टी गुम कर दी।
फिर जो वो उसके घर से भागी तो पलटकर पीछे नहीं देखा। 2-3 दिन बाद मालूम हुआ कि सीमा वापस इस्लामाबाद चली गई। हालांकि उसके यहाँ काफी दिन रहने का प्रोग्राम था। साबरा को बड़ी हैरत थी कि सीमा ने अचानक घर में आना क्यों बंद कर दिया और क्यों इतनी जल्दी कराची छोड़ गई। राशना ने साबरा को कुछ नहीं बताया और उसने सीमा को भी कसम दी थी कि वो ये किस्सा किसी और को न बताए। साबरा अकबर के मरी जाने की वजह से बहुत परेशान थी। बाबर का ख्याल था कि यह सब साबरा की वजह से हुआ है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उससे कब कहा कि वो मरी चला जाए? साबरा ने सफाई पेश की। तुमने उस पर सीमा को जो मुसल्लत कर दिया था, बाबर ने खफकी से कहा। यह सब मैंने उसके भले के लिए किया था, साबरा बोली। सीमा की वजह से नीलम की याद ने शिद्दत इख्तियार कर ली, इसीलिए वो चला गया। अब क्या होगा? साबरा ने घबरा कर कहा। मुझे क्या मालूम? बाबर लाताल्लुकी से बोला। आपने उसे मरी जाने की इजाजत क्यों दी? साबरा उलझ पड़ी। मैं अगर उसे इजाजत ना देता तो भी वो चला जाता। ऐसा करें आप खुद मरी चले जाएं, वो जाने कहाँ भटक रहा होगा, साबरा ने तशवीश से कहा। साबरा माँ थी, अकबर उसका इकलौता बेटा, उसकी तशवीश बजा थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका लख्ते जिगर इस तरह मारा मरा फिरे। वो सीमा को देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने सीमा को गैबी इमदाद जाना। उसे उम्मीद थी कि अकबर सीमा की तरफ मुतवज्जा हो जाएगा, फिर आगे शादी की बात चलाई जाएगी। लेकिन अकबर भी खूब चीज था। उसने सीमा को नजर भरकर भी ना देखा और जूं जूं सीमा उसकी तरफ बढ़ती चली गई तू वो नीलम के करीब होता गया। नीलम उसे शिद्दत से याद आने लगी। वो उसे देखने के लिए तड़प उठा। जरगाम और दादा गफूर से जो मालूमात नीलम के बारे में मिली थी, उसके मुताबिक नीलम दरख्तों से घिरे एक मकान में थी और ये कोई पहाड़ी इलाका था। अगरचे ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती थी कि नीलम किस पहाड़ी मुकाम पर है। ये घर पाकिस्तान के किसी भी पहाड़ी मुकाम पर हो सकता था, लेकिन क्यास ये था कि यह मकान मरी में है। मामू फुरकान से जब अकबर ने इस मामले पर बात की तो उन्होंने भी यही अंदाजा लगाया कि नीलम मरी में हो सकती है। इस क्यास की अगरचे कोई ठोस बुनियाद न थी, महज एक ख्याल था। और यह ख्याल बार बार जहन में इसलिए आता था कि नीलम आखिरी बार मरी में देखी गई थी। अकबर ने इस मसले पर ज्यादा न सोचा। उसने अल्लाह का नाम लिया और मरी की तरफ परवाज कर गया। मरी पहुंचकर उसने एक अच्छे होटल का इंतखाब किया और सामान रखकर बाहर निकल आया। उसके पास सामान ही क्या था? एक सफरी बैग था जिसमें चंद जोड़ों के अलावा कुछ ना था। पहले दिन उसने कुछ ना किया, सिर्फ मरी की इकलौती सड़क पर इधर उधर घूमता रहा। वो एक एक लड़की का चेहरा गौर से देखता और आगे बढ़ जाता। उसने होटलों के चक्कर भी लगाए, लेकिन कोई कामयाबी ना हुई। उसका ख्याल था कि शायद इस तरह कहीं नीलम दिखाई दे जाए। रात को थक हार कर वो अपने होटल आया। होटल से उसने कराची बाबर को फोन किया, अपने खैरियत से मरी पहुंचने की इतला दी और जिस होटल में ठहरा था उसका नाम और कमरा वगैरह बताया। फिर दिन भर की कारगुजारी बयान की और दोबारा फोन करने का वादा करके रिसीवर रख दिया। कमरे की लाइट बुझाकर वो बिस्तर पर लेटा तो उसे बिस्तर कांटों भरा महसूस हुआ। वो सोने की कोशिश में करवटें बदलने लगा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। फिर उसने उठकर लाइट जला दी और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। टहलते टहलते उसने खिड़की से पर्दा हटाया तो शीशे की खिड़की से चांद ने अपना चेहरा दिखाया। पूरा चांद था, एक सहर अंगेज मंजर। वो खिड़की खोलकर चांद को तकने लगा। चांद को देखते देखते ऐसे ही उसके दिल में ख्याल आया कि क्या पता नीलम भी इस वक्त चांद को देख रही हो। काश कोई ऐसा जरिया बन जाए कि वो नीलम तक पहुंच सके। अकबर का ख्याल 100% दुरुस्त था। नीलम वाकई खिड़की में खड़ी चांद को गौर से देख रही थी। चांद और चांदनी से नीलम को हमेशा से दिलचस्पी थी। लाहौर में वो चांदनी रातों में देर तक टहला करती। उस वक्त भी वो खिड़की में खड़ी यही सोच रही थी। उसको लाहौर याद आ रहा था। फिर लाहौर से उसका जहन शादी और कराची की तरफ मुंतकिल हो गया। कराची शहर याद आया तो अकबर का चेहरा उभरा। वो चांद में उसका चेहरा तलाश करने लगी और चांद देखते देखते इतनी महव हो गई कि उसे पता ही ना चला कि करल उसके पीछे आ खड़ा हुआ है। सैयदपुर के जिन ने जब अपना जलता हुआ हाथ उसके इशाने पर रखा तो वो यकदम चौंक उठी। ओह, मैंने महवियत तोड़ दी। चांद में डूबी हुई थी शायद। वो हंसा। नीलम ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से वापस पलटी और बेड पर आकर बैठ गई। मेरा ये मतलब तो ना था, सैयदपुर का जिन बोला। काफी देर से खड़ी थी, खड़े खड़े थक गई मैं, नीलम ने वजाहत की। खड़े खड़े थक गई या मेरा खिड़की के करीब आना पसंद ना आया, करल ने तंज किया। मैं खिड़की में खड़ी अकबर से बात तो नहीं कर रही थी, नीलम ने तंज का जवाब तंज में दिया। चांद को तो देख रही थी, करल ने सवाल किया। हाँ, देख रही थी। क्या पता चांद में महबूब की शक्ल दिखाई दे रही हो। सैयदपुर के जिन ने तीर चलाया। काश ऐसा होता। नीलम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारा जी तो चाहता होगा कि अकबर किसी तरह यहां पहुंच जाए। काश वह पहुंच सकता। नीलम जिद पर उतर आई। खैर, उसका यहां पहुंचना तो इतना मुश्किल नहीं, लेकिन वो यहां पहुंचकर करेगा क्या? वो मुझे यहां से अपने साथ ले जाएगा। नीलम ने उसे जलाया।
वो ये कहकर सैयदपुर के जिन ने एक जोरदार कहका लगाया। वो तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मेरे सामने वो कल का लौंडा है, तुम्हें ले जाने की बजाय कहीं खुद ना फंस जाए। तुम उसका क्या बिगाड़ दोगे? नीलम गुस्से में आ गई। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी से क्या कहूं। सैयदपुर के जिन ने हंसकर कहा, इतना तकब्बुर मत करो, मत भूलो कि कभी कभी चूंटी भी हाथी को मार गिराती है। हर शख्स में कोई ना कोई कमजोरी होती है, तुम्हारी भी कोई कमजोरी होगी। ये तुमने ठीक कहा, वाकई मेरी एक कमजोरी है। वो क्या? नीलम ने चौंक कर पूछा। तुम मेरी कमजोरी हो, सैयदपुर के जिन ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा। और तुम्हारी वजह ही से मैंने अकबर को बर्दाश्त किया है, वरना कब का मैं उसे अपने रास्ते से हटा चुका होता। तुम उसे क्या रास्ते से हटाओगे? एक दिन वो जरूर तुम्हें रास्ते से हटा देगा। नीलम भी जज्बाती हो गई। तुम्हारे ये ख्वाब क्यामत तक पूरा ना होगा। ये ख्वाब नहीं है कर्ल, मेरे दिल की आवाज है। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। कोई बात नहीं, अगर किस्मत में मिटना लिखा है तो मिट जाऊंगा, तुम्हारे लिए मिट जाऊंगा नीलम। सैयदपुर के जिन ने उसका हाथ छूकर कहा, और मिटकर अपनी खुशनसीबी पर नाज करूंगा। बहुत मोहब्बत है मुझसे? नीलम ने मुतासिर हुए बगैर पूछा। हाँ बहुत, वो बोला। सच्ची मोहब्बत है? उसने पूछा। हाँ, बादल से बरसती बारिश की तरह सच्ची, करल ने जज्बाती लहजे में कहा। मेरा कहा मानोगे? नीलम ने सवाल किया। हाँ, एक बात के सिवा, जो कहोगी कर गुजरूंगा, करके दिखा दूंगा, वो बोला। फिर तो ये मोहब्बत ना हुई, खुदगर्जी हुई। अब तुम जो भी समझो, जो भी कहो, मैं तुमसे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आखिर कब तक कैद रखोगे मुझे करल? ता क़यामत, सैयदपुर के जिन ने मुस्कुराकर कहा, और फिर बैठे बैठे हाथ लंबा करके लाइट बुझा दी। इधर सैयदपुर के जिन ने लाइट बुझाई, उधर अकबर ने अपने कमरे की लाइट बुझाई और बेड पर लेटकर करवटें बदलने लगा। करवटें बदलते बदलते जाने किस वक्त उसकी आंखों में नींद की देवी उतर आई। सोते सोते उसने एक भयानक ख्वाब देखा। उसने नीलम को शोलों में घिरा देखा। नीलम के कपड़ों में आग लगी हुई है और वो आग आग पुकारती इधर उधर भाग रही है। दरिया का किनारा है, नीलम इधर है, अकबर उधर है। दरिया में खतरनाक जानवर तैर रहे हैं। अकबर मुझे बचाओ, अकबर मुझे बचाओ। नीलम की दिल खराश चीखें उसे सुनाई देती हैं, तो वह खूंखार जानवरों की परवाह किए बगैर दरिया में छलांग लगा देता है। मैं आ रहा हूं नीलम, वो जोर से चीखता है। वो जैसे ही दरिया में छलांग लगाता है, वो पानी में गिरने की बजाय रेत पर गिरता है। दरिया अचानक खुश्क हो जाता है। वो दूसरे किनारे पर नीलम को देखता है। अब वो उसे नहीं दिखाई देती। तब वो घबरा कर नीलम नीलम पुकारता है। फिर उसकी आंख खुल जाती है। कमरे में अंधेरा होता है और उसके चेहरे पर चांदनी पड़ रही होती है। वह फौरन बेड पर बैठ जाता है। उसके हलक में कांटे पड़ रही होती हैं और दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वो उठकर पानी पीता है। फिर उसे नींद नहीं आती। रात का बकिया हिस्सा वो आंखों आंखों में काट देता है। सुबह नहा धोकर नाश्ता किया और होटल से निकल गया। उसने बाजार का एक चक्कर लगाया। फिर उसने दरख्तों से घिरे मकान की तलाश शुरू कर दी। दोपहर तक वो एक ऐसे मकान की तलाश में सरगर्दा रहा जो दरख्तों से घिरा हुआ और दूर तक उसके आसपास कोई मकान ना हो। ऐसे कई मकान उसने देखे, कई बंगलों के दरवाजे भी उसने खटखटाए, मगर मायूसी हुई। दोपहर को वापस होटल आ गया। उसने खाना खाया, थका हुआ था। कुछ देर आराम की गर्ज से लेटा तो नींद आ गई। दोपहर को उठा, चाय पी, बाजार का एक चक्कर लगाया। इसके बाद उसने इस मर्तबा मुखालिफ सिमत का रुख किया। उसने उधर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कामयाबी ना हुई। दरख्तों से घिरे इस मकान की तलाश में उसे शाम हो गई। अंधेरा होने से पहले वो अपने होटल लौट आया। अभी वो बेड पर लेटा आराम ही कर रहा था कि कराची से कॉल आ गई। पहले बाबर ने बात की। उसने नीलम के बारे में पूछा। अकबर ने जहां जहां उसे तलाश किया था बताया। फिर साबरा ने फोन ले लिया। उसने अकबर को कस्में दी कि वह फौरन कराची वापस आ जाए। साबरा को उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अकबर ने अपनी माँ को तसल्ली दी और बताया कि वो फिक्र न करे, मैं यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बहुत जल्द कराची लौट आऊंगा। दूसरे दिन उसने फिर नीलम की तलाश शुरू कर दी। और वो जो कहते हैं कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, सच कहते हैं। हरकत में बरकत होती है, सफर करने से मंजिल करीब होती है। ढूंढते ढूंढते बिल आखिर वो एक ऐसे मकान के पास पहुंच गया जो दरख्तों से घिरा हुआ था, ऊंचाई पर था और उसके आसपास दूर तक कोई मकान न था। इस छोटे से खूबसूरत मकान को देखकर अकबर का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगरचे इस बात की कोई गारंटी न थी कि ये वही मकान है जहां नीलम कैद है, क्योंकि ऐसे तन्हा मकान वो कई दरियाफ्त कर चुका था। उनके दरवाजे खटखटा चुका था। इन मकानों के दरवाजे से नीलम बरामद ना हुई थी, लेकिन उस मकान को देखकर अकबर का दिल जाने क्यों उछलने लगा।
ये मकान नीचे सड़क से बिल्कुल नजर न आता था, एकदम अलग थलग था और इस तरह दरख्तों में छुपा हुआ था जैसे बादलों में चांद। उस वक्त दिन के 12 बजे थे। नीलम मकान के अंदर अपने बेड पर उदास लेटी थी। सैयदपुर का जिन उस वक्त कमरे में न था। फिर अचानक वो तेजी से शहजादे के रूप में कमरे में दाखिल हुआ और नीलम के नजदीक बेड पर बैठ गया। नीलम फौरन उठकर बैठ गई। अब क्या है? नीलम ने बेजारी से कहा। वो अभी थोड़ी देर पहले ही उसके कमरे से गया था। वो आ गया है, सैयदपुर के जिन ने इतला दी। कौन? नीलम ने पूछा। जिसे तुम हर वक्त याद करती रहती हो, सैयदपुर के जिन ने वजाहत की। अकबर, मेरा अकबर। नीलम ने खुश होकर कहा। वो फौरन खड़ी हो गई और बोली, कहाँ है वो? बाहर खड़ा है, करल ने बताया। करल, तुम्हें मेरी कसम है तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। नीलम ने सैयदपुर के जिन का हाथ पकड़ लिया। अगर तुम चाहती हो कि वो जिंदा सलामत चला जाए तो उससे कहो वो यहां से फौरन वापस चला जाए। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? नीलम ने पूछा, बल्कि इल्तिजा की। हाँ मिल सकती हो, लेकिन आखिरी बार। आज के बाद तुम कभी अकबर से नहीं मिल सकोगी, ये याद रखना। अच्छा ठीक है, नीलम ने बड़ी उदासी से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अभी दरवाजे के नजदीक ही पहुंची थी कि दस्तक की आवाज सुनाई दी। नीलम ने दरवाजा खोले बगैर पूछा, कौन है? अकबर ने फौरन नीलम की आवाज पहचान ली। वो बेकरार होकर बोला, मैं हूं अकबर। नीलम, दरवाजा खोलो। तब नीलम ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा क्या खुला, गोया मुकद्दर खुल गया। नीलम को देखकर अकबर का दिल धड़कना भूल गया। वो बाहें फैलाकर नीलम की तरफ बढ़ा। मेरी नीलम। नीलम उसकी बाहों में जाने का अंजाम जानती थी। वो इस तरह पीछे हटी जैसे वो अकबर ना हो, सैयदपुर का जिन हो। अकबर, तुम यहाँ क्यों आए हो? नीलम ने बड़े तशवीश भरे लहजे में कहा। अकबर की फैली हुई बाहें फैली रह गईं। उसके होंठों की हंसी फीकी पड़ गई। नीलम के सर्द रवैये ने उसे अंदर ही अंदर बड़ी तकलीफ पहुंचाई। उसका ख्याल था कि जैसे ही नीलम उसे देखेगी सब कुछ भूलकर उसके करीब आ जाएगी। नीलम उसे देखकर ऐसा जरूर करती, लेकिन वो सैयदपुर के जिन से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो नहीं चाहती थी कि अकबर को किसी किस्म का नुकसान पहुंच जाए। उसे ये बात भी अच्छी तरह मालूम थी कि अकबर सैयदपुर के जिन की कैद से उसे आज़ाद नहीं करा सकेगी। वो उसकी मोहब्बत में यहाँ तक आ गया था, इतना बहुत था। नीलम अपनी मोहब्बत को किसी कीमत पर नुकसान पहुंचने देना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो उसके साथ बेरुखी से पेश आई थी। उससे सर्द रवैया रवा रखा। नीलम, मैं तुम्हें लेने आया हूं, आओ मेरे साथ चलो। देखो नीलम, मैं तुम्हें नहीं भूला। तुमने लिखा था कि तुम मेरी हो। तुम अगर मेरी हो तो आप मेरे साथ चलो। अकबर की ये बात सुनकर नीलम का कलेजा हिल गया। उसका बेख्तियार जी चाहा कि वो अकबर का हाथ पकड़े और कहे, ठीक है अकबर, चलो, मैं वाकई तुम्हारी हूं। लेकिन ऐसा वो सिर्फ सोच सकती थी, कर नहीं सकती थी। और जो वो कर सकती थी वो उसने कर दिया। उसने अपने महबूब को बचा लिया। उसने अपने शौहर को बचा लिया। उसने अकबर को अपनी कसम देकर वापस लौटा दिया। अकबर वापस जाना नहीं चाहता था। वो मरने मारने पर तुला हुआ था। लेकिन नीलम जानती थी कि करल और अकबर का कोई मुकाबला नहीं। अकबर उसके सामने चूंटी की तरह था, जिसे वो अपनी एक चुटकी में मसल सकता था। उसने अकबर को समझा बुझाकर वापस कर दिया। अकबर इस घर से मायूस होकर लौट आया। फिर उसने होटल से अपना बैग उठाया और वापस कराची के लिए चल पड़ा। अकबर बच्चा ना था, बेवकूफ़ ना था। वो सारी बातें अच्छी तरह समझता था। उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि नीलम ने उसके साथ सर्द रवैया क्यों रखा, क्यों कस्में देकर उसे यहां से जाने को कहा। वो जानता था कि सैयदपुर के जिन से टक्कर लेना आसान ना था। बड़े बड़े लोग उससे शिकस्त खाकर मैदान छोड़ गए थे। वो बेचारा किस खेत की मूली था। अकबर के लिए ये खुशी क्या कम थी कि उसने कई माह बाद नीलम का चेहरा देख लिया। उसने वो मकान देख लिया जहां नीलम कैद थी। वो कराची जाकर नीलम की रिहाई के लिए कुछ कर सकता था। कराची कैंट स्टेशन पहुंचकर जब वो गाड़ी से बाहर आया तो एक कुल्ली ने लपक कर उसके हाथ से बैग लेना चाहा। अकबर ने अपने बैग को मजबूती से पकड़ लिया और पीछे मुड़कर देखा। तब उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। अकबर ने बड़ी हैरत से कहा, नियाज बाबा, आप? नियाज मोहम्मद उसके सामने खड़ा था और जिस हालत में उसके सामने खड़ा था वो अकबर को हैरत में डालने के लिए काफी था। वो लाल कमीज पहने था, कुल्ली बना हुआ था। बाबा, ये सब क्या है? आप? मैं कुल्ली क्यों बना हुआ हूं, ये पूछना चाहते हो? नियाज मोहम्मद ने सवाल किया। जी, मैं यही मालूम करना चाहता हूँ। ये मैं सजा काट रहा हूँ, बस कुछ दिन और रह गए हैं। नियाज मोहम्मद बोला। सजा? अकबर और हैरान हुआ। किस बात की सजा? सैयदपुर के जिन से शिकस्त खाने की सजा। नियाज मोहम्मद ने बड़ी अकीदत से कहा। ओह! अकबर को याद आया जब वो मामू फुरकान के साथ इमली वाले बाबा से मिलने गया था तो उन्होंने सजा का जिक्र किया था। उस वक्त वो लोग खौफ के मारे नियाज मोहम्मद के बारे में कोई सवाल नहीं कर सके थे। मामू फुरकान का तो जी भी चाहा था कि वो इमली वाले बाबा से पूछें, नियाज मोहम्मद को आपने क्या सजा दी?
लेकिन फिर उन्होंने मदाखलत बेजा समझकर सवाल न किया। ये किस किस्म की सजा है? अकबर नियाज मोहम्मद से सवाल कर सकता था, उसने सवाल किया। जब मैं शिकस्त खाकर अपने मुर्शद के सामने पहुंचा तो वो जलाल में आ गए। उन्होंने मुझसे मेरी कुव्वत परवाज छीन ली और हुक्म दिया, जा मुसाफिरों के सामान उठा। बस तभी से मैं कुल्ली बना हुआ हूं। मैं सामान उठाने के पैसे भी नहीं ले सकता, लिहाजा सामान मैं उठाता हूं और पैसे एक बूढ़े कुल्ली को दिलवा देता हूं। यह कमीज भी उसी की है। बाबा मैं क्या करूं? अकबर ने बड़ी मायूस लहजे में कहा। क्यों, क्या हुआ? आओ कहीं बैठकर बात करती हैं। नियाज मोहम्मद फिक्रमंद हो गया। अकबर और नियाज मोहम्मद स्टेशन से बाहर निकल आए और एक चाय के होटल में जा बैठे। अकबर, हम तो अंधे हुए हैं, हमें सब कुछ दिखाई होते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देता। असल में अंदर की आंख का कुछ और ही मजा है। एक बार खुलकर बंद हो जाए तो उस अजियत का तुम अंदाजा नहीं कर सकते। अब तुम खुद ही बताओ कि कहां से आ रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान सकता। मरी से? अकबर ने फौरन बताया। घूमने गए थे? नियाज मोहम्मद ने सवाल किया। नहीं बाबा, वो सैयदपुर का जिन नीलम को यहां से ले उड़ा है। वो आजकल मरी में है। ये कहकर अकबर ने सारी दास्तान तफसील से नियाज मोहम्मद को सुना दी। नियाज मोहम्मद ने सारी दास्तान सुनकर एक ठंडा सांस लिया। मुझे नहीं मालूम था कि वो इस कदर खबीस है। मुझे अगर मालूम होता कि इस कदर चालाक और इस कदर जलील जिन है तो उसे जरा भी मौका ना देता, जलाकर राख कर देता। पर बाबा अब क्या होगा? अकबर ने उदास लहजे में कहा। आपसे मुलाकात होने के बाद उम्मीद बन गई थी कि उस कमीने से निजात मिल जाएगी, लेकिन मुकाबला हारने के बाद आप ऐसे गायब हुए कि आज नजर आए हैं। फिर इमली वाले बाबा से तवक्को थी कि वो जरूर कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने गफूर दादा की तरफ भेज दिया और खुद गायब हो गए। अब तो बेचारे गफूर दादा भी ना रहे। मामू फुरकान के बस का मामला नहीं। अब मैं करूं तो क्या करूं? जाऊं तो कहां जाऊं? इस सरजमीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं जो उस खबीस जिन को काबू में करके मेरी नीलम मुझे दिलवा दे। हाँ है, क्यों नहीं ऐसा इंसान? नियाज मोहम्मद ने बड़ी यकीन से कहा। कहाँ है वो? कौन है वो? तुम तो अच्छी तरह जानते हो उन्हें। नाम बताएं, अकबर ने बेकरारी से पूछा। मेरे मुर्शद इमली वाले बाबा। वो हैं कहाँ? इमली के नीचे तो बंदर बैठे हैं और वो खुद गायब हैं। मुझे अपने मुर्शद का पैगाम मिला है। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है। पैगाम? क्या पैगाम? अकबर ने पूछा। एक तो मेरी सजा से मुतल्लिक है, मेरी सजा जल्द खत्म होने वाली है, और दूसरा? अकबर ने सवाल किया। दूसरा तुमसे मुतल्लिक है, नियाज मोहम्मद ने बताया। वो क्या? अकबर ने पूछा। इमली वाले बाबा खुद तुम्हारे घर पहुंचेंगे। उनका चिल्ला मुकम्मल होने वाला है और यह चिल्ला उन्होंने सिर्फ सैयदपुर के जिन के लिए काटा है। बस अकबर, अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी में बहार आने वाली है। ये नियाज मोहम्मद भी अजीब आदमी है, अकबर ने सोचा। पहली मर्तबा वो उसे क्लिफ्टन पर मिला था, उस वक्त अकबर पर शदीद मायूसी तारी थी और वो दीवार पर बैठा रो रहा था कि नियाज मोहम्मद ने आकर उसके दिल में खुशी की जोत जगा दी। और आज भी ऐसा ही हुआ था। वो मरीज से शदीद मायूसी के आलम में लौटा था कि प्लेटफॉर्म पर नियाज मोहम्मद मिल गया और फिर उसे नवीद मुसर्रत दे रहा था। उसके दिल से मायूसी के बादल हटा रहा था। वो अंधेरे में जुगनू बनकर चमका था। नियाज मोहम्मद उसके लिए खुशबख्ती की अलामत बन गया। जाओ, अब तुम घर जाओ और हमारा इंतजार करो, नियाज मोहम्मद ने कहा। क्या इमली वाले बाबा के साथ आप भी आएंगे? अकबर ने पूछा। अगर मुर्शद ने मेरी परवाज बहाल कर दी और मुझे मेरी आंखें लौटा दी तो फिर मैं जरूर उनके साथ आऊंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप चाहती हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। ये कहकर अकबर खड़ा हो गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर शादाबी थी, और क्यों ना होती। नियाज मोहम्मद ने उसे ऐसी नवीद दी थी कि उसके दिल में अनार छूटने लगे। एक मर्तबा वो फिर ख्वाबों की दुनिया में चला गया। वो नीलम को अपने नजदीक तर देख रहा था। कभी कभी वो चौंक जाता, डर जाता, सहम जाता। उसने नीलम के सिलसिले में इतने फरेब खाए थे, इतनी अजियतें उठाई थी, वो ये सोचकर दहल जाता कि वो फिर से कहीं फरेब ना खा रहा हो। लेकिन इस मर्तबा कोई फरेब ना था। शायद सच्ची खुशियां उसे मिलने वाली थी। उसने अपने घर वालों और मामू फुरकान को मरी का हाल सुना दिया और स्टेशन पर कुल्ली की सूरत में मिलने वाले नियाज मोहम्मद से मुलाकात का जिक्र भी कर दिया। इस जिक्र पर सबका दिल खुश होने को चाहा, मगर जाने क्यों हर शख्स ने खुशी का इजहार करने से एतराज किया, इसलिए कि खुशियां उन्हें रास नहीं आती थी। काम बनते बनते बिगड़ जाता। आने वाले वक्त के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता था, जाने क्या हो। इसलिए कबल अज वक्त खुश होने से उन लोगों ने परहेज किया। अलबत्ता अच्छे दिन आने की दुआ जरूर मांगी। नियाज मोहम्मद ने इमली वाले बाबा के बारे में कोई हतमी खबर नहीं दी थी कि वो कब आएंगे। शायद ये बात उसे खुद भी मालूम नहीं थी। वो बेचारा तो मादूब था। इमली वाले बाबा का इतना पैगाम ही मिल गया था, ये उसके लिए बहुत था। और नियाज मोहम्मद ने इमली वाले बाबा के बारे में अकबर को बता दिया कि वो घर पहुंचेंगे। यह पैगाम उसकी जिंदगी में जान डाल देने के लिए काफी था। इसलिए पैगाम लाने वाले से नियाज मोहम्मद ने सवाल किया,
और न अकबर ने न्याज मोहम्मद से। दोनों अपनी जगह इंतजार कर रहे थे। फिर वो इंतजार खत्म हुआ। एक दिन सुबह ही घंटी बजी। ख्याल हुआ कि दूध वाला है। राशिदा ने गेट खोलकर दरवाजे की देगची आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर वो फौरन ही झिझक कर पीछे हट गई और गेट बंद करके अंदर से बोली, जी आप कौन हैं? बेटा मैं न्याज मोहम्मद हूँ, अकबर को उठाकर बाहर भेजो। न्याज मोहम्मद का नाम सुनकर राशिदा चौंकी और फिर अच्छा कहकर तेजी से घर के अंदर आई। अकबर के कमरे में पहुंचकर उसे झिंझोड़ कर उठाया। अकबर भाई उठें। भाई क्या मुसीबत आ गई? वो झुंझला गया। मुसीबत नहीं, खुशी आई है, राशिदा ने मुस्कुरा कर कहा। खुशी आई है? अकबर की समझ में कुछ ना आया। वो उठकर आंखें मलने लगा। बाहर न्याज बाबा आ गई हैं, जल्दी जाइए, वो आपको बुला रही हैं, राशिदा ने जल्दी जल्दी बताया। न्याज मोहम्मद का नाम सुनकर गोया उसमें स्प्रिंग लग गई। वो चलकर खड़ा हो गया और भागता हुआ गेट तक पहुंचा। गेट खोलकर देखा तो सामने न्याज मोहम्मद खड़ा था, मुस्कुराता हुआ न्याज मोहम्मद। न्याज बाबा आप कैसी हैं? आप अंदर आ जाएं। अकबर ने उसके लिए रास्ता छोड़ा। न्याज मोहम्मद छोटे गेट से अंदर आ गया। अंदर आया तो उसे सैयदपुर के जिन से अपना मुकाबला याद आ गया। एक लम्हे में कई रंग उसके चेहरे पर आकर गुजर गए। सजा खत्म हो गई और मेरा कल्ब भी मुझे वापस मिल गया। न्याज मोहम्मद ने अपनी जुबान में बात की। इमली वाले बाबा कहाँ हैं? वो नहीं आए। अकबर को तशवीश हुई। वो आने वाले हैं, उन्होंने पहले मुझे भेज दिया ताकि झाड़ झनकार को साफ कर दूं, लेकिन यहाँ तो कोई झाड़ झनकार नहीं है, साफ सुथरा लॉन है। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। न्याज मोहम्मद ने चारों तरफ नजरें घुमाई। फिर वो लॉन में दाखिल हो गया और लॉन के बीचों बीच उस जगह रुक गया जहां उसने सैयदपुर के जिन का मुकाबला करते हुए हिसार खींचा था। फिर वो उस जगह जूते उतार कर बैठ गया। उसका मुंह शुमाल की तरफ था। मेरे लिए क्या हुक्म है? अकबर ने पूछा। बस तुम घर में जाकर आराम करो। न्याज मोहम्मद ने उसे मुस्कुरा कर देखा। आप नाश्ता वगैरह नहीं करेंगे? नहीं अकबर, मैं मुर्शद के आने से पहले अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहता हूँ। वो इस घर में 3 दिन तक रहेंगे। इन 3 दिनों में नीलम किसी भी वक्त आज़ाद होकर आ जाएगी, या यूं समझ लो कि वो खबीस नीलम को यहाँ लाने पर मजबूर होगा। क्या आपने इमली वाले बाबा को बता दिया कि इस वक्त नीलम कहाँ है? मुझे उन्हें कुछ बताने की क्या जरूरत है भला? वो बीना आदमी है, उनकी नजर दूर तक देखती है। वो चाहें तो सियारों पर भी नजर डाल सकती हैं। खैर तो मैं तुम्हें यह बता रहा था कि नीलम के घर में आने के बाद तुम लोगों को यह घर खाली करना पड़ेगा। यहाँ बस मैं और मुर्शद रहेंगे। देखो एक बात और तुम्हें समझा दूं, जब मुर्शद यहाँ आ जाएं तो उनसे सवालात मत करना। ये बात अपने घर वालों को भी बता देना। उन्हें कुछ मालूम करना होगा तो वो खुद सवाल करेंगे। सवाल करना उन्हें पसंद नहीं। वो खामोश तब आदमी हैं, इसलिए दुनिया से छुपे बैठे हैं। अब तुम घर में जाओ और मुझे अपना काम करने दो। न्याज बाबा क्या मैं गेट खोल दूं? वो किस लिए? न्याज मोहम्मद ने पूछा। इमली वाले बाबा आएंगे तो उन्हें घंटी बजाना पड़ेगी, फिर गेट खोलने तक उन्हें इंतजार की जहमत उठाना पड़ेगी। अकबर बोला। मेरे मुर्शद ने कभी इंतजार नहीं किया, न्याज मोहम्मद ने बेनियाजी से कहा, और बंद दरवाजे उनके सामने कोई हकीकत नहीं रखते। वैसे तुम चाहो तो गेट खोल दो। अकबर ने घर का पूरा गेट खोल दिया और घर में दाखिल होकर घर का दरवाजा बंद कर लिया। घर का दरवाजा बंद होते ही न्याज मोहम्मद उठा। फिर वो कुछ पढ़ता हुआ 7 कदम आगे चला, फिर रुक गया। आसमान की तरफ मुंह करके उसने एक फूंक मारी, कुछ तवक्कफ किया और फिर कुछ पढ़ता हुआ दाएं जानिब चला। 7 कदम चलने के बाद रुका, आसमान की तरफ मुंह उठाकर फूंक मारी। चंद लम्हे रुका, उसके बाद फिर दाएं जानिब 7 कदम चला। इस तरह वो एक मुरब्बा शक्ल बनाता वहीं पहुंच गया जहां से चला था। ड्राइंग रूम की खिड़की से लॉन साफ नजर आता था। अकबर ने जब भी झांक कर देखा, न्याज मोहम्मद उसे चलता हुआ, पढ़ता हुआ, फूंक मारता हुआ नजर आया। अकबर ने न्याज मोहम्मद के आते ही मामू फुरकान को फौरन फोन कर दिया। वो भी बस पहुंचने ही वाले थे। न्याज मोहम्मद के यहाँ पहुंचने के ठीक 1 घंटे के बाद मामू फुरकान आ गए। वो अपने घर वालों को बताए थे कि अब वो 3-4 दिन तक अकबर के घर पर ही रहेंगे। मामू फुरकान खुले गेट में दाखिल हुए तो उन्होंने दूर ही से न्याज मोहम्मद को अमल करते देख लिया, लिहाजा वो उसकी तरफ ना गए, सीधे घर की तरफ गए। घर में लोगों की अजीब हालत थी। साबरा खास तौर से परेशान थी, वो जिनकी सताई हुई थी, लिहाजा अब वो बहुत डरने लगी थी। मामू फुरकान का चेहरा देखकर घर वालों की कुछ ढारस बंदी। मामू फुरकान ने पहले अकबर को अलहदा ले जाकर उससे बात की। उसने न्याज मोहम्मद से जो गुफ्तगू हुई थी वो दोहरा दी। तब मामू फुरकान ने घर वालों को तसल्ली दी और कहा, भाई इस तरह परेशान होकर मेज के गिर्द बैठना ठीक नहीं, ये एक लंबा अमल है। 2-3 दिन में कुछ जाहिर होगा, तुम लोग अपने अपने काम में मसरूफ हो जाओ। ये बात जहन में लाओ ही मत के बाहर कुछ हो रहा है। मामू फुरकान के समझाने और तसल्ली देने पर इन लोगों की परेशानी कुछ कम हुई। तब साबरा और राशिदा किचन में गईं और नाश्ते का बंदोबस्त करने लगी।
बाबर ने अखबार उठाया। अकबर बाथरूम में नहाने घुस गया और फुरकान मामू ड्राइंग रूम की खिड़की से नियाज मोहम्मद को देखने लगे। वो अभी तक 7-7 कदम चलता मुरब्बा में घूम रहा था। ठीक दिन के 12 बजे इमली वाले बाबा ने उस घर के दरवाजे पर कदम रखा। वो एक काले रंग की चादर अपने जिस्म पर लपेटे हुए थे। उनके दोनों बाजू नंगे थे, बड़ी बड़ी लाल आंखें, हाथ में कोई 1.5 फुट लंबा और 2 इंच का काला सा डंडा। इमली वाले बाबा ने गेट में दाखिल होते ही लॉन का रुख किया। वो किसी रोबोट की तरह मशीनी अंदाज में चल रहे थे। नियाज मोहम्मद के करीब पहुंचकर उन्होंने वो काला डंडा उसे दे दिया और कुछ बोले। ये डंडा लेकर नियाज मोहम्मद ने जमीन पर निशान बनाना शुरू किया। घास पर एक 7 कदम का मुरब्बा उभर आया। फिर उस मुरब्बा के दरमियान नियाज मोहम्मद ने एक छोटा दायरा बनाया और मुरब्बा से निकलकर खड़ा हो गया। इमली वाले बाबा लकड़ी की खड़ा में पहने हुए थे। वो उन्होंने निशान ज़दा इलाके से बाहरी छोड़ दी और छोटे दायरे पर बैठ गए। वो आलती पालती मारकर बैठे और उन्होंने दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए। नियाज मोहम्मद निशान ज़दा इलाके से बाहर इमली वाले बाबा की खड़ा में अपनी गोद में लेकर बैठ गया। मामू फुरकान और अकबर वक्फे वक्फे से खिड़की से बाहर का नज़ारा करते रहे। उन्हें नियाज मोहम्मद मसरूफ़ अमल दिखाई देता था। अभी तक इमली वाले बाबा का ज़हूर ना हुआ। 12 बजे के बाद जो अकबर ने खिड़की का पर्दा खिसकाया तो उसे यह देखकर खुशी हुई कि इमली वाले बाबा ना सिर्फ आ गए हैं बल्कि उन्होंने आसन भी जमा लिया है और कुछ पढ़ने में मसरूफ़ हैं। अकबर ने जल्दी से मामू फुरकान को बताया, वो आ गए हैं। अरे कब? मामू फुरकान ड्राइंग रूम की तरफ लपके। फिर बारी बारी सब ने इमली वाले बाबा का नज़ारा देखा। कुछ पढ़ते पढ़ते अचानक इमली वाले बाबा ने आंखें खोली तो साबरा डर कर एक कदम पीछे हट गई। उसकी सुरख सुरख आंखें देखकर उसे काला बिल्ला याद आ गया। साबरा फौरन ड्राइंग रूम से चली गई। इमली वाले बाबा पढ़ते हुए उसी तरह आंखें बंद करते और खोलते रहे। नियाज मोहम्मद उनकी खड़ा में गोद में रखे बहुत सादतमंदी से निशानज़दा इलाके से बाहर बैठा रहा। दिन गुजरा, फिर रात भी गुजर गई। सब घर के लोग टीवी लाउंज में बैठे रहे। उनके दिलों पर खौफ तारी था। अकबर और मामू फुरकान वक्फे वक्फे से खिड़की से उनका नज़ारा करते रहे। मामू फुरकान ने कोई 3 बजे के करीब साबरा और राशिदा को जबरदस्ती सोने के लिए भेज दिया। 4 बजे तक बाहर बैठा रहा। फिर उसे भी मामू फुरकान ने आराम करने के लिए कहा। अकबर और मामू फुरकान सारी रात ना सोए। इमली वाले बाबा दिन के 12 बजे जिस आसन में बैठे थे सारा दिन और सारी रात वो उसी तरह बैठे रहे। उन्होंने कुछ खाने को मांगा ना पीने को। अलबत्ता नियाज मोहम्मद ने सिर्फ दोपहर का खाना खाया, रात का खाना उसने भी ना खाया। दूसरे दिन 12 बजे 24 घंटे के बाद इमली वाले बाबा ने चाय तलब की और वो भी बगैर दूध और शक्कर की। नियाज मोहम्मद ने अकबर को घर से बुलाकर चाय का कहा और फिर बोला, जिस कप में मुर्शद को चाय देनी है पहले वो खाली कप मुझे दिखा दो। अकबर ने साबरा से कहकर घर में जो सबसे कीमती कप था वो मंगवाया, उसे अच्छी तरह धुलवाया और नियाज मोहम्मद के सामने पेश कर दिया। नियाज मोहम्मद ने उस खाली कप में कुछ पढ़कर फूंका और फिर अकबर को उसे वापस कर दिया। थोड़ी देर बाद अकबर ने उस कप में बगैर दूध और चीनी की चाय नियाज मोहम्मद के हवाले कर दी। चाय पीने के लिए इमली वाले बाबा ने अपना मखसूस अंदाज़े नशिस्त तब्दील किया। घोंट घोंट करके उन्होंने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर उन्होंने अपना आसन जमाया और तेजी से कुछ पढ़ने लगे। फिर वो असर तक कुछ पढ़ते रहे। नियाज मोहम्मद हस्मे मामूल उनकी खड़ावे अकीदत से गोद में लिए बैठा रहा। अचानक इमली वाले बाबा ने अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने घूर कर नियाज मोहम्मद को देखा और बोले, जा गेट खोल, वो आ गई है। ये सुनकर नियाज मोहम्मद तेजी से गेट की तरफ भागा। मामू फुरकान और अकबर ने उसे गेट की तरफ भागते देखा तो वो घर से निकल आए। नियाज मोहम्मद ने जल्दी से गेट खोला। नीलम गेट पर खड़ी थी। उसकी अजीब हालत थी। वो छिपकली की तरह एकदम जर्द हो रही थी, जैसे उसके बदन का सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। इसके सर पर एक जग ठंडा पानी डालो। इमली वाले बाबा ने वहीं बैठे बैठे हुक्म दिया। यह सुनकर अकबर फौरन घर के अंदर गया और एक जग ठंडा पानी ले आया। वो जग उसने मामू फुरकान के हवाले कर दिया और खुद घर की दहलीज पर खड़ा रहा। मामू फुरकान ने इस मर्तबा बहुत सख्ती से तंबीह कर दी थी कि नीलम को देखकर वो अपने हवासों में रहेगा। वो उस वक्त तक उसके नज़दीक नहीं जाएगा जब तक उसे इजाज़त ना मिल जाए। नीलम को गेट पर देखकर अकबर का रुआं रुआं खुशी से झूम उठा। उसका जी मचल उठा। वो भागकर नीलम के नज़दीक जाना चाहता था, लेकिन उसे मामू फुरकान की तंबीह याद आ गई। मामू फुरकान जल्दी से ठंडे पानी का जग लेकर गेट की तरफ बढ़े। नीलम गेट के अंदर आ चुकी थी और नियाज मोहम्मद गेट बंद कर चुका था। रुक जाओ, इमली वाले बाबा ने जोर से कहा। उनका हुक्म सुनकर मामू फुरकान अपनी जगह जम गए। नीलम का बढ़ता कदम भी रुक गया। नियाज मोहम्मद भी खड़ा हो गया। किसी को नहीं मालूम था कि इमली वाले बाबा ने किसको रुकने के लिए कहा। नीलम, तुम अपनी जगह से हिलोगी नहीं, इमली वाले बाबा ने हुक्म दिया। और फुरकान,
तुम इसके सर पर पानी डाल दो। मामू फुरकान जल्दी से आगे बढ़े। उन्होंने पथराई हुई नीलम के सर पर ठंडे पानी का जग खाली कर दिया। पानी पड़ते ही उसके सर से छन छन की आवाज आई, जैसे जलते तवे पर पानी गिरे। पानी उसके सर से बहता हुआ जिस्म पर गया। जिस्म पर पानी पहुंचते ही एकदम उसके जिस्म से धुआं सा उठा और नीलम तेवराकर जमीन पर गिरी। वो तो मामू फुरकान उसके नजदीक ही थे। उन्होंने फौरन उसे संभाल लिया, वरना नीलम अगर बराह रास्त जमीन पर गिरती तो उसका सर फट जाता। इसे इधर ले आओ, इमली वाले बाबा ने हुक्म दिया। तब मामू फुरकान और न्याज मोहम्मद ने मिलकर नीलम को उठाया और इमली वाले बाबा के सामने लिटा दिया। वह बेहोश हो चुकी थी। इमली वाले बाबा ने उसकी पेशानी पर अपना हाथ रखा और मामू फुरकान से मुखातिब होकर बोले, एक बाल्टी खोलता हुआ पानी दरकार है, अभी लाया। ये कहकर मामू फुरकान घर के अंदर भागे। उन्होंने दोनों चूल्हों पर पानी गर्म करने के लिए रखवा दिया। गर्मी थी, थोड़ी देर में पानी उबलने लगा। मामू फुरकान ने सारा पानी एक प्लास्टिक की बाल्टी में डाला और घर से बाहर आ गए। इमली वाले बाबा नीलम की पेशानी पर हाथ रखे कुछ पढ़ने में मसरूफ थे। नीलम की आंखें बिल्कुल बंद थीं। मामू फुरकान ने खोलते पानी की बाल्टी इमली वाले बाबा के नजदीक रख दी। तब उन्होंने डोंगे भर भर कर नीलम के जिस्म पर पानी डालना शुरू कर दिया। गर्म पानी का पड़ना था कि नीलम बिलबिला गई। उसका जिस्म बिन जल मछली की तरह तड़पने लगा। पानी के हर डोंगे पर उसका जिस्म बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन उसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं और चेहरे पर शदीद करब के आसार थे। इमली वाले बाबा ने उसके पूरे जिस्म पर पानी डाला, जिस्म का कोई हिस्सा ना छोड़ा। उसका जिस्म तड़पता रहा, मगर इसकी उन्होंने परवाह ना की। जबकि मामू फुरकान उस तड़पते जिस्म को देख ना सके, उन्होंने मुंह फेर लिया। सबसे ज्यादा बुरी हालत तो अकबर की थी। वह ड्राइंग रूम की खिड़की से नीलम को देख रहा था। उसके तड़पते जिस्म को देखकर अकबर के दिल पर छुरी सी चल रही थी। यूं लगता था जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो और उसे सख्ती से भींच रहा हो। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो बाबर था। वो उसे अंदर ले गया और ड्राइंग रूम की खिड़की का पर्दा बंद कर दिया। अकबर इस तरह भी कैफियत में अपने कमरे में चला गया और लेट गया। थोड़ी देर बाद मामू फुरकान कमरे में आए और बोले, चलो, तुम्हें इमली वाले बाबा बुला रही हैं। मुझे? वो हैरतजदा होकर बोला और फौरन उठकर खड़ा हो गया। जब अकबर मामू फुरकान के साथ घर से बाहर आया और उसने लॉन पर नजर डाली तो नीलम को सर झुकाए इमली वाले बाबा के सामने बैठे पाया और उसके गिर्द बर्फ सी पड़ी थी। ये वो पानी था जो उसके जिस्म से बहकर जम गया था। अकबर उनके नजदीक पहुंचा तो उन्होंने अपनी सुरख सुरख आंखों से उसे देखा और मुस्कुरा कर बोले, अकबर, अपनी बीवी को ले जाओ। वो खबीस अब इस पर कभी काबिज नहीं हो सकेगा। यह सुनकर उसने बड़ी ममनूनियत से इमली वाले बाबा को देखा और तशक्कर के तौर पर उसने उनका हाथ थामना चाहा। वो उनके हाथ को चूमना चाहता था। इमली वाले बाबा ने अपना हाथ फौरन पीछे खींच लिया और मुस्कुरा कर कहा, भाई, मेरा नहीं, अपनी बीवी का हाथ पकड़ो और अब तुम लोग जिस कदर जल्द हो सके यहां से निकल जाओ। लेकिन फुरकान, तुम यहीं रहोगे। मामू फुरकान ने पहले ही उन लोगों को जाने के लिए तैयार कर रखा था। अब जैसे ही जाने का हुक्म हुआ, अकबर 2 मिनट में नीलम समेत सबको गाड़ी में बिठाकर मामू फुरकान के घर की तरफ रवाना हो गया। अकबर के जाने के बाद मामू फुरकान इमली वाले बाबा के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। इमली वाले बाबा ने उन्हें कुछ पढ़ने को बताया और बोले, तुम घर में जाकर अंदर से सारे दरवाजे बंद कर लो और जो मैंने बताया उसे पढ़ना शुरू करो। याद रखो, घर से बाहर किसी कीमत पर ना निकलना, ना दरवाजा खोलना। बेशक तुम घर में आग लगी हुई क्यों ना देखो, जी बेहतर। मामू फुरकान ने बहुत सादतमंदी से कहा। वो एक तजुर्बेकार आदमी थे, अमलियात से वाकिफ थे, इसलिए उनसे किसी ऐसी बात की तवक्को न थी जिससे बिगाड़ पैदा होता। इमली वाले बाबा ने कुछ देखकर ही उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी। मामू फुरकान फौरन घर के अंदर चले गए। उन्होंने घर का एक एक दरवाजा और खिड़की बंद कर ली। फिर उन्होंने वुजू करके असर की नमाज पढ़ी और तस्बीह लेकर वो पढ़ने लगे जो इमली वाले बाबा ने बताया था। बाहर इमली वाले बाबा के हुक्म के मुताबिक न्याज मोहम्मद गेट बंद कर चुका था और इस वक्त वह हिसार के अंदर इमली वाले बाबा के दाएं जाने बैठा उंगलियों पर कुछ पढ़ रहा था। इमली वाले बाबा आलती पालती मारे घुटनों पर हाथ रखे निहायत इत्मीनान और पुरसुकून अंदाज में आंखें बंद किए बैठे थे। उनके अंदर की आंखें खुली हुई थीं और उन आंखों से वो जहां तक चाहे देख सकते थे। चंद लम्हों बाद उनके चेहरे पर जो इत्मीनान था वो गायब हो गया। उसकी जगह सख्ती ने ले ली। उनके होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। वह मुस्ताद होकर बैठ गए। तभी घर का गेट एक धमाके से खुला और 2 सफेद घोड़ों वाली बग्गी गेट में दाखिल हुई। बग्गी अंदर आकर रुक गई। इमली वाले बाबा ने अपनी जलाली आंखें खोल दी और घूर कर बग्गी की तरफ देखा। बग्गी से बड़ी शान से सैयदपुर का जिन बरामद हुआ। वो इस वक्त शहजादे के रूप में था। वह बग्गी से उतरकर 2 कदम आगे चला और फिर कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया।
उसने इमली वाले बाबा को मुस्कुरा कर देखा। बहरूपिया आ गया। इमली वाले बाबा ने उसे तिरछी नजरों से देखा। नीलम कहाँ है? सैयदपुर के जिन ने सवाल किया। नीलम जिसकी थी उसके हवाले कर दी गई। तुम उसे भूल जाओ। नीलम मेरी है, मैं उसे नहीं भूल सकता। यह ठीक है कि तुमने अपनी ताकत का मुजाहरा करके उसे यहाँ खींच बुलाया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बहरूपिये तू अपने असल रूप में तो आ। इमली वाले बाबा ने उसे अपनी बात पूरी न करने दी। फिर क्या होगा? तेरा गुरूर पाश पाश होगा। ये होगा तूने बहुत तबाही फैलाई है, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है। बस अब ये खेल खत्म हुआ। मैं जानता था कि तू आएगा जरूर। अब तू आ गया है तो याद रख, वापस ना जा सकेगा। यह सुनकर सैयदपुर के जिन ने कहका लगाया और बोला, बाबा तू मेरा क्या कर लेगा? मैं जहां बैठा हूं उसके नीचे तुझे दफन करके जाऊंगा। यह भी तो हो सकता है तू जहां बैठा है वो तेरी अपनी कब्र बन जाए। तू मुझे जानता नहीं, वरना ऐसी बात कभी ना कहता। वाकिफ तो खैर तू भी मुझसे नहीं, तो अब वाकिफ करा दे। इमली वाले बाबा ने जरा सख्त लहजे में कहा। ये तेरे बराबर तेरा सिपाही बैठा है, इससे पूछ। सैयदपुर के जिन ने हंसकर कहा, यह बताएगा तुझे मैं क्या हूं। तू जो है मेरे सामने है। मैंने नीलम को तेरे चुंगल से निकाल लिया है। अब तेरी बारी है। तेरी मौत तुझे यहां खींच लाई है। अच्छा तो फिर संभल। ये कहकर सैयदपुर के जिन ने दोनों बाजू फैलाई। इमली वाले बाबा तो 2 दिन से संभले बैठे थे। इससे पहले वो 40 दिन का एक पूरा सर वजीफा पढ़ चुके थे। फिर उनकी मदद को नियाज मोहम्मद मौजूद था। फुरकान मामू भी इस मार्के में हिस्सा ले रहे थे और वो कील कांटों से लैस किला बंद बैठे थे। गर्ज इमली वाले बाबा की दिफाई लाइन बहुत मजबूत थी। जब सैयदपुर के जिन ने उन्हें संभलने को कहा तो वो जेरे लब मुस्कुराए और उन्होंने अपनी नजरें सैयदपुर के जिन पर गाड़ दी। सैयदपुर के जिन ने दोनों बाजू फैलाकर अपने हाथ ऊपर कर लिए और फिर वो अपने दोनों हाथों को जमीन की तरफ झुकाता चला गया और जैसे ही उसने अपने दोनों हाथों से पांव छुए तो उसके जिस्म से एक शोला बरामद हुआ। शोला बरामद होते उसका बहरूप खत्म हो गया। वह शहजादे से काला बिल्ला बन गया, अपने रूप में आ गया। बिल्ला बनते ही पीछे खड़ी 2 घोड़ों वाली बग्गी एक लम्हे में गायब हो गई और खुला हुआ गेट खुद ब खुद बंद हो गया। सैयदपुर के जिन के जिस्म से जो शोला बरामद हुआ था, वो जिस चीज से मस हो रहा था उसमें आग भड़क उठती थी। सरसब्ज पौधे और हरी हरी घास इस तरह जल रही थी जैसे सूखा हुआ भूस। घास से भरे लॉन में आग तेजी से बढ़ रही थी, फैल रही थी, जैसे लॉन में पेट्रोल बहाया जा रहा हो। फिर देखते ही देखते उस शोले ने घर के दरों दीवार में आग लगा दी। खिड़कियां और दरवाजे सूखी लकड़ी की तरह जलने लगे। अब पूरा घर शोलों की लपेट में था। शोले आसमान से बातें कर रहे थे। धुआं बादल बन गया था। मामू फुरकान घर के दरों दीवार जलते दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई घबराहट न थी। वो जाए नमाज पर बैठे बड़े आराम से इमली वाले बाबा का बताया हुआ वजीफा पढ़ रहे थे। इस आग ने घर के तमाम पौधों को अपनी लपेट में ले रखा था, लेकिन इमली वाले बाबा जिस चकोर हिसार में बैठे थे, आग उस हिसार की हद से आगे नहीं बढ़ रही थी। इमली वाले बाबा ने बहुत तेजी से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें गुस्सा आ गया था। अब उनके अंदर भी आग भड़क उठी थी। उनके अंदर जो आग भड़की थी वो मसनूई न थी। फिर वो पढ़ते पढ़ते खड़े हो गए। अपनी लाल आंखों से शोलों में देखा। उसे तलाश करने में इमली वाले बाबा को ज्यादा देर न लगी। वो शोलों में घिरा बड़े आराम से बैठा अपने पांव चाट रहा था। इमली वाले बाबा को खड़े होते देखकर वो चौकन्ना हो गया। उसने अपने दोनों कान खड़े किए और इमली वाले बाबा की आंखों में आंखें डाल दी। बस आंखों में आंखें डालना गजब हो गया। इमली वाले बाबा इसी लम्हे के मुंतजिर थे। उनकी आंखों में बिजलियां सी कौंधी और वो काले बिल्ले की आंखों में जज्ब हो गई। काला बिल्ला तेवराकर पीछे गिरा और जमीन पर लौटने लगा। उसकी दोनों आंखों से खून जारी हो गया। देखते ही देखते सैयदपुर के जिनकी लगाई हुई आग सर्द पड़ने लगी। वो जिस तेजी से लगी थी उसी तेजी से बुझ गई। घर की किसी चीज को नुकसान न पहुंचा। दरों दीवार वैसे के वैसे थे। जो पौधे जल गए थे वो भी सरसब्जो शादाब नजर आ रहे थे, लेकिन काले बिल्ले की बुरी हालत थी। उसकी आंखों से खून जारी था और वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसने रहम तलब निगाहों से इमली वाले बाबा की तरफ देखा और उनके दिमाग में बोला, बाबा मुझे मुआफ कर दो। ये बिजलियां मेरे जिस्म से निकाल लो। ये मुझे झुलसाए दे रही हैं। मैं अब कभी इधर पलट कर नहीं आऊंगा। नीलम को भूल जाऊंगा, इस घर को भूल जाऊंगा। सैयदपुर के जिन, अब कुछ नहीं हो सकता। मुआफिया मांगने का वक्त गुजर गया। अब इन बिजलियों पर मेरा इख्तियार नहीं रहा। ये अपना काम खत्म करके ही दम लेंगी। बाबा मुझ पर रहम करो, मैं तबाह हो जाऊंगा। तुम तो बड़ी शान से बग्गी में सवार होकर यहाँ आए थे, शहजादे बने हुए थे। अब दोबारा शहजादा बनकर दिखाओ तो जानूं। बाबा जी मैं तबाह हो रहा हूं, मुझे बचा लो। वो गिड़गिड़ाने लगा। तुम तो बड़े जबरदस्त जिन हो, अब तुम अपनी ताकत का मुजाहरा क्यों नहीं करते? इमली वाले बाबा ने गुस्से से पूछा। बाबा जी मैं हार गया। मैं आपके पांव पकड़कर मुआफी मांग लूंगा। मेरे पांव तक पहुंचे तो तुम्हें ठोकर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।
सैयदपुर का जिन काले बिल्ले के रूप में रोता तड़पता रहा, मुआफिया मांगता और गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन इमली वाले बाबा पत्थर बने अपनी जगह खड़े रहे। वो जानते थे कि उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया है, उन्होंने एक जालिम से उसके जुल्म का हिसाब लिया है। कुछ देर के बाद जुल्म मिट गया। जुल्म का कुलिया ही यह है कि बढ़ता है तो मिट जाता है। फिर इमली वाले बाबा ने नियाज मोहम्मद को हिसार से निकलने का इशारा किया। उसने दरवाजा खटखटाया, मामू फुरकान को बाहर बुलाया। मामू फुरकान बाहर आए तो उन्होंने नियाज मोहम्मद से पूछा, क्या हुआ? वो मेरे मुर्शद से टक्कर लेने चला था, उनका एक वार ना सह सका। बड़ा शहजादा बनकर आया था, खुद को बड़ा जबरदस्त जिन कहता था, मुर्शद के आगे एक लम्हा न ठहर सका। वो बाहर पड़ा है, आओ आकर देख लो, नियाज मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए कहा। मामू फुरकान ने यह सुनकर फौरन खुदा का शुक्र अदा किया और भागे हुए बाहर आए। उन्होंने उसे देखा। वो बेकसी की सूरत में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और खून आंखों से निकलकर चेहरे पर जम गया था। कुछ खून जमीन पर भी गिरा था। फिर इमली वाले बाबा ने हिसार छोड़ दिया। वो न सिर्फ दायरे से निकल आए बल्कि 7 कदम वाला चकोर हिसार भी छोड़ दिया। उनकी हदायत के मुताबिक जहां वो बैठे थे वहां एक गड्ढा खोदा गया। ये गड्ढा मामू फुरकान ने अपने हाथों खुरपी से खोदा। जब गड्ढा खुद गया तो इमली वाले बाबा ने काले बिल्ले को दुम से पकड़कर उठाया और गड्ढे में डाल दिया। फिर कुछ पढ़कर उन्होंने मिट्टी गड्ढे में फेंकी। इसके बाद खुरपी मामू के हाथ में दे दी। मामू फुरकान ने सारी मिट्टी गड्ढे में डालकर उसे बंद कर दिया। गड्ढा बंद होने के बाद मामू फुरकान ने एक ठंडा और गहरा सांस लिया। कितनी मुसीबतों के बाद यह दिन देखने को मिला था। उन्होंने एक मर्तबा फिर खुदा का शुक्र अदा किया और बड़ी एहसानमंदी से इमली वाले बाबा को देखने लगे। नियाज, चलो। इमली वाले बाबा ने नियाज मोहम्मद से कहा, बाबा जी आपका बहुत शुक्रिया। मामू फुरकान ने बड़ी ममनूनियत से कहा, हमें इस तरह के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस खबीस ने इस कदर ऊधम मचाया हुआ था कि इसकी सरकोबी के लिए हमें अपनी जगह से निकलना पड़ा। अब यहाँ कोई खतरा नहीं, बच्चों को बुला लो, अब हम जाते हैं। इमली वाले बाबा ने कदम आगे बढ़ाया। नियाज मोहम्मद ने उनकी खड़ावें सीधी की। इमली वाले बाबा ने खड़ावें पहनी और खटखट करते तेजी से घर से निकल गई। नियाज मोहम्मद उनके पीछे भागता चला गया। उन दोनों के जाने के बाद मामू फुरकान ने एक नजर गड्ढे को देखा, जो अब घास मिट्टी से पुर हो चुका था। इस बंद गड्ढे को देखकर उनका रुआं रुआं खुशी से झूम रहा था। फिर इस घर पर खुशी टूट कर बरसी, और क्यों ना बरसती। जुल्म का एक अहद खत्म हो गया। अब दर्दनाक अजाब से निजात मिल गई। हर शख्स ने इस दिन के लिए ख्वाब देख रखे थे। निजात का दिन आया तो सबकी आंखों में अपने अपने ख्वाब जाग उठे। कुछ ख्वाब अकबर के थे तो कुछ ख्वाब अकबर की बहन और उसकी माँ के। राशिदा उन सब में पेश पेश थी। वो इस दिन का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उसने तय कर लिया था कि शादी की फिर से तमाम रस्में अदा की जाएंगी। राशिदा की इस राय से सबको इत्तफाक था। एक इत्तफाक नहीं था तो अकबर को। जाहिर है शादी की दोबारा रस्में अदा किए जाने की वजह से नीलम और उसके दरमियान फासले बढ़ जाने थे। अकबर के लिए तो अब एक एक लम्हा भारी था। मामू फुरकान ने नीलम को अपने घर में रोक लिया। वो लड़की वाले बन गए। रात ही को लाहौर फोन कर दिया। फ्याज और वाजदा दूसरे दिन कराची पहुंच गए। वो दोनों मामू फुरकान के यहाँ ठहरे। उन्होंने बारात की आमद के सिलसिले में अखराजात की जिम्मेदारी लेना चाहिए, लेकिन मामू फुरकान ने उन्हें ऐसा न करने दिया। बारात के तमाम अखराजात उन्होंने न सिर्फ खुद उठाए, बल्कि नीलम को एक सोने का सेट भी अपनी तरफ से तोहफे में दिया। बारात में 30-40 आदमी थे। जल्दी जल्दी जो लोग साथ आ सके उन्हें साथ ले लिया गया। मामू फुरकान ने घर के सामने शामियाना लगवा दिया। एक चीनी रेस्तोरां से खाने का बंदोबस्त किया गया। जब बारात रुखसत हुई और नीलम को एक सजी हुई कार में बिठाया गया तो एहसास ना होता था कि नीलम की 4 माह पहले शादी हो चुकी है। बस ये एहसास होता था कि नीलम की आज ही शादी हुई है और वो वाजदा फ्याज की बजाय जैसे मामू फुरकान की बेटी है। मामू फुरकान उसको रुखसत करते वक्त कुछ इस तरह अपनी आंखों में आंसू भर लाए और नीलम भी कुछ इस अंदाज में उनसे लिपट कर रोई। इस शादी में दादा गफूर की कमी शिद्दत से महसूस की गई। काश वो आज जिंदा होते तो नीलम को दुल्हन बने देखकर किस कदर खुश होते। बारात गुलशन वापस पहुंची। ये घर रोशनियों से जगमगा रहा था। बाबर ने इस रोशनी पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया। दुल्हन के घर आने पर राशिदा और साबरा ने अपने खूब अरमान निकाले। हर वो रस्म अदा की गई जिसके किए जाने में कोई रुकावट न थी। राशिदा ने अपनी तमाम सहेलियों को इकट्ठा कर लिया। घर में खूब हंगामा रहा। हर चेहरा जगमगा रहा था। हर होंठ पर तबस्सुम था, कहके थे। एक रंगो नूर की बारिश थी। रुआं रुआं खुशियों में डूबा हुआ था। खुदा खुदा करके वो वक्त भी आया जब अकबर को अंदर जाने का वीजा मिला। अकबर के दिल की अजीब हालत थी। खुशी से धड़कते दिल को उसने काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वो काबू में ना आया। तब वो धड़कते दिल के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ। लरसती उंगलियों से उसने दरवाजा बंद किया और जब पलट कर देखा तो नीलम घूंघट निकाले झुकी हुई बैठी नजर आई।
खुशी से उसकी आंखें डुबडुबा आईं। आंखों में आंसू भरे तो नीलम धुंधला गई। अकबर ने फौरन अपनी आंखें साफ कर लीं। अब वो एक लम्हे के लिए भी नीलम को अपनी आंखों से दूर करना नहीं चाहता था। वो दिल में तूफान छुपाए बेड पर बैठा। फिर उसने धीरे से नीलम का घूंघट उलट दिया। नीलम शर्माना भूल गई। उसने अपनी हसीन आंखों से अकबर को देखा। उसके होंठ लरज रहे थे। दिल में जज्बात का समुंदर था। एक तूफान था जो रूह की गहराइयों से उठ रहा था। दोनों बोलना चाहते थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जुबानें जैसे गुंग हो गई थीं। अकबर ने नीलम का रेशम जैसा गोरा हाथ थामा और अपनी दोनों आंखों से लगाया। नीलम तड़पकर उसके नजदीक आ गई। अकबर, मुझे अपने सीने में छुपा लो। अकबर ने उसे मोहब्बत के हिसार में ले लिया। जुबान से कुछ न कहा, अब होंठों ने बोलना सीख लिया था। अकबर, तुम किस कदर अजीम हो। नीलम बेतहाशा रो रही थी। तुमने मेरे लिए किस कदर दुख उठाए। नहीं नीलम, ऐसा ना कहो, दुख मैंने नहीं तुमने उठाए हैं। अकबर ने उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा। और अब इन दुखों का जिक्र ही क्या, जो होना था हुआ। अब इन खुशियों भरे लम्हों को माजी की याद में जाया मत करो। गुजरे हुए वक्त को एक भयानक ख्वाब की तरह भूल जाओ। आओ अब एक नई जिंदगी का आगाज करें, ऐसी जिंदगी जो खुशियों से भरी है, फूलों से भरी है। फिर उस रात से एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। यह आगाज कदरे हसीन था। ऐसी कई हसीन रातें आईं और गुजर गईं। जुल्फें खुलती रहीं, आंखों से काजल फैलता रहा, होंठों पर लाली मचलती रही। खुशबू भरे लम्हे तेजी से दामन छुड़ाते रहे। और फिर ये 21वीं रात का जिक्र है। नीलम और अकबर नीलगू बल्ब की रोशनी में महवे गुफ्तगू थे। तभी दीवारगीर घड़ी ने रात के 12 बजाए। दोनों ने घड़ी को चौंक कर देखा और जाने किस ख्याल से मुस्कुरा दिए। 12 बजते ही वो जमीन से फूटा और देखते ही देखते बढ़ने और फैलने लगा। सुबह का अखबार उठाने बाबर बाहर आया तो सबसे पहले उसने देखा वो लॉन में था और उस जगह था जहां काले बिल्ले को जमीन में दफन किया गया। कल शाम तक यहां कुछ ना था। कल वो लोग बहुत देर तक बाहर बैठे रहे। ये बस रात ही रात में उभरा। बाबर की समझ में ये बात न आई कि वो एक रात में इतना बड़ा कैसे हो गया। बाबर ने अंदर आकर अखबार को रबड़ बैंड छुड़ाकर डाइनिंग टेबल पर फेंका। अब अखबार में छपने वाली खबरों की इतनी अहमियत ना थी जितनी लॉन में होने वाले वाक्य की। उसने सोई हुई साबरा को उठाया और बगैर कुछ बताए उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर लॉन में ले आया। वो हैरानो परेशान उसके साथ खामोशी से चली आई। जब बाबर ने लॉन के दरमियान इशारा किया तो साबरा का दिल धक से रह गया। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? ये वो सवाल था जो उसे देखकर फौरन जहन में आता था। फिर ये बात घर के किसी मकीन से छुपी ना रह सकी। आखिर नीलम और अकबर को भी इतला पहुंची। वो दोनों साथ साथ बाहर आए। अरे यहाँ किसने लगाया? नीलम ने उसे देखकर हैरत से कहा। किसी ने लगाया नहीं, ये खुद ब खुद उगा है, साबरा ने उसे बताया। अभी ये लोग दूर ही दूर से नजारा कर रहे थे। फिर अकबर आगे बढ़ा, नीलम उसके साथ थी। वो 1-2 फुट ऊंचा पौधा था। उसके पत्ते जर्द और लंबे थे। नीचे से ऊपर बस एक तना था। सबसे ऊपर एक फूल खिला हुआ था। वो एक गोल सा फूल था, काला मगर सुर्खी माइल। उस फूल में 2 बड़े बड़े सुरख धब्बे थे और फूलों के ऊपर 2 कान से निकले हुए थे। फूल को करीब से देखकर एकदम एहसास होता था कि इस फूल की शक्ल किसी बिल्ले के चेहरे से मिलती जुलती है। सिर्फ यही इंकशाफ नहीं हुआ बल्कि एक और हैरत में डालने वाली बात भी मालूम हुई। सूरजमुखी के बारे में कहा जाता है कि वो सूरज के साथ साथ अपना रुख तब्दील करता रहता है। लेकिन ये फूल जो बिल्ले की शक्ल का था, नीलम को देखकर अपना रुख तब्दील कर रहा था। नीलम जिधर जाती ये फूल उसकी तरफ अपना मुंह फेर लेता। पहले तो अकबर ने इसे महज वहमा समझा, लेकिन अपने वहम की तस्दीक करने के लिए अकबर ने नीलम को उस पौधे का तवाफ करने को कहा तो उसका वहम यकीन में बदल गया। नीलम जैसे जैसे घूम रही थी वैसे वैसे वो बिल्ले नुमा फूल अपना रुख तब्दील कर रहा था। ये देखकर नीलम सहम गई। वो खौफजदा होकर चंद कदम पीछे हटी और फिर भागती हुई घर में चली गई। अब उस बिल्ले नुमा फूल का चेहरा दरवाजे की तरफ हो गया था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो टिकटिकी बांधे दरवाजे को तक रहा हो। इस फूल में बने हुए बराबर बराबर लाल धब्बे अब साफ आंखें मालूम हो रही थी। नीलम के अंदर चले जाने के बाद अकबर ने राशिदा से कहा कि वो उस फूल के गिर्द चक्कर लगाए। राशिदा ने डरते डरते इस पौधे का तवाफ किया, लेकिन वह बिल्ले नुमा फूल टस से मस ना हुआ। फिर अकबर ने साबरा को उसके गिर्द फिराया, खुद घूमा अपने बाप से चक्कर लगवाया, लेकिन उस फूल ने जुम्बिश ना खाई। उसका रुख मुसलसल दरवाजे की तरफ रहा। अब इस बात का 100% यकीन हो चुका था कि इस नीलम मुखी फूल का रुख महज नीलम को देखकर तब्दील होता है। ये बात शुरू में तो नीलम और घर के दूसरे अफराद के लिए उलझन का बायस बनी। नीलम सहमी सहमी सी रही। उसने पौधे के सामने आने से एतराज किया, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदी होती गई। 2 साल गुजरने के बाद ये पौधा एक आम सा पौधा बन गया।
सब लोग इसके आदी हो गए। इन 2 सालों में इस पौधे में कोई तब्दीली ना आई। वो पहले दिन जैसा रहा। ना उसका कद बढ़ा और ना फूल पत्तों में इजाफा हुआ। वही एक फूल और उसके फूल में 2 सुरख बड़े बड़े धब्बे, जैसे वो धब्बे ना हो किसी की आंखें हों, आशिक की आंखें। दीद को तरसे नैन। वो मर गया था, लेकिन मर कर भी शायद वो नहीं मरा था। वो इस पौधे के रूप में जिंदा था और नीलम मुखी हो गया था। आज भी जब लोग उस घर में आते हैं तो नीलम मुखी का ये पौधा उनके लिए हैरत का बायस बन जाता है। ये घर जो कभी इस जिन के हुक्म पर खाली किया गया था, अब खाली घर नहीं रहा। अब ये खुशियों भरा घर है। यहाँ खुशियां टूट कर बरसती हैं। जुल्म का अजाबनाक दौर कब का खत्म हो चुका है।